ठीक है। तो अभी तक जो बताया गया उसमें कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया वो। सर ना? मेरा एक क्वेश्चन था। नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ बताइए। बोलिए। सर जैसे चाइल्ड बर्थ का पढ़ाया था। अच्छा, शालिनी जी, हाँ जी। हाँ बताइए। तो सर उसमें अभी आपने जब आईवीएफ के लिए बोला था कि आईवीएफ से हम अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे देखेंगे। हम्म। तो सर आईवीएफ की मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अब आईवीएफ के थ्रू ही हो पाएगा, या मतलब या जब सिर्फ मेडिकल में जाने की कंडीशन आएगी तब हम सोचेंगे कि आईवीएफ से के थ्रू होगा? हाँ 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 हाँ। जब मेडिकल, जब सामान्य तरीके से बच्चा नहीं हो सकता, फिफ्थ भाव का स्वामी अपने से, अब चूंकि चाइल्ड बर्थ के लिए जो नियम हमने बताया कि अभी अपने से छठे आठवें बारहवें में चला जाए, तो उसको भी चाइल्ड बर्थ से देखेंगे कि पंचम का स्वामी कहाँ चला जाए, सातवें में चला जाए, ठीक है। जी। तीसरे में भी बुरा फल देता है, छठे में चला जाए मतलब 10वें भाव में चला जाए और फोर्थ में चला जाए, तो वहां पर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपके चार्ट में 6 8 12 नहीं आता है, ठीक है। तो कहीं कहीं माता के उसमें प्रॉब्लम होती है, जो हमारा पीठ फेलोपिन फेलोपिन पाइप होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है ना। तो फेलोपिन पाइप में प्रॉब्लम होती है तो उसको आईवीएफ सिस्टम द्वारा ही बच्चे होते हैं, है ना। 4 11 हो, 4 7 हो, नहीं 5 7 हो, 5 10 हो और 5 4 हो उसमें, तो फेलोपिन में प्रॉब्लम होती है और फिर आईवीएफ सिस्टम द्वारा ही बच्चे जन्म लेते हैं। सर 5 7 5 11 हो गया तो मतलब आईवीएफ से होगा? 5 7 5 हाँ 7 जी। मतलब पांचवे पांचवे का स्वामी सातवें में बैठ गया, साथ में या ठीक पांचवे है। का 11वें में हो गया? पांचवे का स्वामी 10वें में बैठ गया, 11वें में नहीं, 10वें में। ठीक 10वें में बैठ गया। पांचवे का स्वामी जो है 12वें में बैठ गया, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। और पांचों का स्वामी चौथे में बैठ गया, ठीक है। अपने से पांच बार, 12वें में पहुंच गया। हाँ 5 12 में तो कई बार बच्चे हो जाते हैं, लेकिन 5 4 में प्रॉब्लम होती है, चाहे जुपिटर ही क्यों ना, जुपिटर होके बैठ गया तो ज्यादा समस्याएं होती हैं, है ना। अच्छा। ठीक तो है। ठीक है उसका सर, हमें बस ध्यान, यही हाँ पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा था कि आईवीएफ के लिए हम मतलब कैसे बोलेंगे। नहीं, उसके लिए यही कि जब आपको, अब मान लिया चार्ट में 5 11 दिख रहा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना, 9 11 दिख रहा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, तो ये देखना है कि हमारा बेसिक जो है ज्योतिष का, पराशर ज्योतिष, उसको भी यूज करना है ना। जी। क्योंकि हमें प्रिडिक्शन सीखना है, क्योंकि केपी पद्धत को पकड़ के नहीं बैठना। इन्होंने कुछ प्रिडिक्शन के लायक तो सिस्टम बनाया है, मैं इसको गलत नहीं कर रहा, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष का बेसिक है इसको इग्नोर कर दिया इन्होंने, है ना। जी। तो जी। उसको भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ठीक सर। है। ठीक है। ठीक है। थैंक तो यू सर। सिंपल है कि अपने से तीसरे में, छठे में, आठवें में, बारहवें में चला जाए तो उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान हो जाता है, सिंपल सा फंडा है ना। अपने से तीसरे में चला जाए, छठे में चला जाए, आठवें में चला जाए, बारहवें में चला जाए, तो जो भी प्लेनेट पांचवें का स्वामी है वो तीसरे में, मतलब अपने से तीसरे, पांचवें से काउंट करेंगे, वहां से तीसरा, वहां से छठा, वहां से आठवां, वहां से बारहवां में अगर चला जाता है तो कारक तत्वों का नुकसान होता है। ठीक है सर। थैंक यू गुरुदेव, सर। और गुरुदेव। ठीक है, चलिए अब बेसिक जो है, चूंकि ये क्लास न्यू ग्रुप है और बेसिक शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा समझ गुरुदेव, लीजिएगा। एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए। हाँ, वैदिक बोलिए राजीव शिक्षा ग्रहण की है, वैदिक जी। शिक्षित, तो उसमें और आपके केपी में फर्क है कुछ? जो वैदिक ज्योतिष आपने सीखा है हेलो। ना। हाँ बोलिए। जी हाँ। जी हाँ, मैंने वही कह रहा हूँ, वैदिक वैदिक जो ग्रहण की है उसमें और केपी में फर्क है कुछ? हाँ फर्क इसलिए है कि वैदिक ज्योतिष में अगर आपसे कोई पूछता है कि शादी कब होगी तो आप क्या देखते हैं, तो मैं सुधार बताऊं उसमें। सप्तमिश। सप्तमेश सप्तम भाव। देखेंगे, तो सप्तमेश की जब दशा होगी तब जी हाँ। शादी होगी, ठीक है, ठीक है। जी। सप्तमेश की दशा होगी तो शादी होगी। तो मान लीजिए कि हाँ जी। सप्तमेश की दशा न हो, वो जन्म के टाइम पे निकल गया हो, बच्चे के टाइम पे निकल गया, तो फिर कैसे करेंगे नहीं, प्रेडिक्शन। उसमें फिर हम शुक्र और उसको गुरु को भी दिखते हैं ना।
तो शुक्र की दशा कब आएगी, गुरु की दशा कब शुक्र की आएगी? दशा कब आएगी और गुरु की दशा कब आएगी, ठीक है। तो हाँ, शनि की युक्ति कब बनेगी उसके साथ, मंगल की युक्ति कब बनेगी उस हिसाब से, किसके साथ सप्तमेश के साथ। सप्तमेश के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शुक्र की दशा मैरिज के लिए वही नियम है, गुरु की दशा इसमें नहीं देखी जाती है, ठीक है। गुरु की दशा नहीं देखी जाती, शुक्र और सप्तमेश दो की दशा देखी जाती है। दूसरा ये तो दशा हो गया, और अंतरदशा या फिर जो दशा चल जी, रही है हम उसी चल दशा, रही है। मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में राहु की दशा चालू हो गई, अब वो हाँ जी, 2038 तक रहेगी, ठीक है। जी, अब वो सप्तमेश नहीं है, कोई भाव का मालिक होता नहीं है ना, लेकिन हाँ हाँ जी। किसी भाव में बैठा होता है और किसी किसी राशि में बैठा होता है, ठीक है। हम्म, तो हम दशा को एक बार इग्नोर कर देते हैं, है ना, हम्म, और उसके नक्षत्र लेवल को चेक कर लेते हैं, उसमें 7 वो नक्षत्र स्वामी जो है उसका शुक्र बना है या नहीं बना है, बना है। नक्षत्र जी, स्वामी जी, में बिल्कुल। सप्तमेश बना है कि नहीं बना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ, हाँ। उसके बाद से अंतरदशा पे आते हैं, अंतरदशा में भी वही हम देखेंगे नक्षत्र लेवल पे जो प्लेनेट है वो वो अंतरदशा स्वामी जो है किसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र जी, है 2 7 से दूसरा भाव परिवार, 7वां भाव मैरिज भाव, या शुक्र से संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा, जी, तभी उसमें शादी होगी, है ना। साथ साथ ट्रांजिट जो आप युति बता रहे हैं वो ट्रांजिट है ना, जी, हाँ, वो हाँ जी, ट्रांजिट हम देखते हैं। तो हाँ जी, ट्रांजिट हाँ, जो है हम जो बताते हैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हम उसमें जेमिनी पद्धति यूज करते हैं, ठीक है। दारा कारक जो हमने पिछले लास्ट क्लास में बताया था, कल बताया था आप लोगों को, तो दारा जी, कारक जहां पे होगा, जिस भाव में होगा, उस भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि युति होगी तभी शादी होती है ना। अगर नहीं बन रही है, चाहे सप्तमेश की दशा चले चाहे शुक्र की चले, शादी नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम नक्षत्र लेवल को यूज करते हैं, और नक्षत्र लेवल के और नीचे हम जाते हैं उप नक्षत्र लेवल पे, जो हम अगले हफ्ते उप नक्षत्र कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम चेक बताएंगे आप लोगों को अगले हफ्ते से, कि वो उप नक्षत्र लेवल अगर छठे का स्वामी आ गया, ठीक है, 6th का स्वामी आ गया तो शादी नहीं होगी, ठीक है। 6 का स्वामी उप नक्षत्र स्वामी बन गया तो शादी नहीं होती है, चाहे शुक्र की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा क्यों न चल रही हो, चाहे सप्तमेश की क्यों न चल रही हो, नहीं होती जी है हो, हाँ, है ना। हाँ जी, तो उप नक्षत्र लेवल पे तो कोई जाता ही नहीं वैदिक ज्योतिष में, है ना। जी, हाँ उप जी, बिल्कुल नक्षत्र नहीं की तो जाता। बात ही अलग है ना। तो ये हाँ जी, थोड़ा सा हम और गहराई में जाते हैं, ताकि प्रिडिक्शन जो हमारा 10 में किया जाता है 8 9 तक सही हो जाए, है ना। 10 में तो शायद किसी का सही होता हो, लेकिन वैदिक ज्योतिष का जो हमारा अनुमान है कि 10 प्रिडिक्शन में शायद 1 2 ही सही हो पाता है ना। वो हर साल कोई न कोई युति बनी जाती है, शुक्र की चाहे सप्तमेश की, मंगल से, शनि से, तो हर साल कोई न कोई योग बिल्कुल बन जाता है। लेकिन बन जाता है, हाँ, इसमें ये पीरियड पता चल जाता है कि जुलाई से लेके नवंबर के बीच में नहीं होनी है तो नहीं होगी, है ना। नवंबर से लेके फरवरी तक ही होनी है तो उसी 2 महीने में होगी। अगर फरवरी निकल गया तो फिर अगले 1 साल तक नहीं होगी, ये क्लियर हो जाता है ना। तो जब योग बनता है उस समय आप प्रयास करेंगे तो शादी हो जाएगी, लेकिन योग नहीं बन रहा है तो शादी होने के चांसेस है ही नहीं, नहीं होता है ना। एक आध केस अपवाद हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है उसके से, लेकिन 99% केसेज में रूल लागू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम अभी धीरे धीरे जब वैदिक ज्योतिष खत्म हो जाए, फिर केपी बेसिक का हम शुरू करेंगे, उसमें आपको नक्षत्र उपनक्षत्र बनाना बताएंगे कैसे आता है, और फिर हम मैरिज से शुरुआत करेंगे। अभी है 3 4 क्लास लगेंगे इसमें, है ना, क्योंकि बेसिक सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अलग तो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, और कई बार कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि कहीं पर टेक्निकल है। यही डर है मुझे, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं कि हाँ भाई मैं दोनों के बीच मिक्स ना हो जाए, कहीं नहीं कंफ्यूजन ना नहीं, हो जाए। जो आपने सीखा है वहां से ये एडवांस है, वहीं से एडवांस है ये, आपने वहीं से एडवांस है, गोचर आपको देखना बताया जाएगा, साथ साथ बिल्कुल, बिल्कुल, इसका बेसिक अलग है, और इसको जो लोग नए लोग हैं और टेक्निकल लोग हैं हाँ जी, वो लोग तुरंत सीख जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता प्लेन होता है ना। प्लेन होता उन्होंने है, कुछ जी हाँ, कुछ उन्हें कुछ आता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल, वही चीज बिल्कुल, सीखते हैं जो मैं बताता हूँ, तो वो बताता हूँ, वो जो एक बार में सीख जाते हैं, हाँ जी, हाँ, है ना। बाकी बहुत सारी चीजें हर क्लास में अलग अलग होती हैं, कुछ नई नई चीजें बताई जाती हैं, और जी, लेकिन 80% तो कोर्स वही होता है, 10 20% एक्स्ट्रा हर बार क्लास में होता ही है। और चार्ट हर क्लास में अलग अलग लिए जाते हैं, क्योंकि मैं अपना चार्ट बहुत कम देता हूँ, आप लोगों से ही चार्ट लेता हूँ,
तो चार्ट जब देखो, आप लोग ठीक है, अपना चार्ट देते हैं तो उस पर प्रिडिक्शन होता है तो ज्यादा आसानी होती समझने में, है ना। ठीक ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू। तो किस लग्न के लिए कौन सा प्लेनेट योग कारक है वो आप लोगों को आता है समझ में, पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं सर। सरल ज्योतिष पढ़ लिया आपने? सरल ज्योतिष, हाँ जी सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। मे बी सबके लिए कॉमन हो क्योंकि मेरे को वैदिक नहीं पता है। हम्म। एक आप टर्म यूज करते हैं द्वादशेश, पंचमेश, अष्टेश, नवमेश, ये हर लगन के लिए अलग अलग रहते हैं या फिक्स रहते हैं? और थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेट करेंगे सर? ठीक है, मैं बेसिक है ये भी और पता होना चाहिए आप लोगों को, अधिकतर लोगों को पता हाँ होगा। बिल्कुल बेसिक है, मे बी सबको पता होगा, मेरे को बिल्कुल नहीं हाँ आइडिया इसके बारे कोई में क्या कोई बात होता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बताना जरूरी है ना, ये हर बार क्लास में आता है हमारे प्रॉब्लम, तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कुंडली दिख रही है आप लोगों को, लग्न कुंडली कोई चार्ट दिख रहा है? दिख रहा है गुरु जी, दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर देखिए ये कॉर्नर पे लग्न लग्न कुंडली है, ठीक है, कॉर्नर पे लग्न कुंडली है। तो इसी तरह से कुंडली होती है, इसी तरह से नॉर्थ इंडियन में बनाई जाती है। तो लग्न क्या होता है वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लग्न को जो पहला भाव होता है वो लग्न होता है, तो लग्न को हम कहते हैं लग्नेश, ठीक है, लग्न को कहते हैं लग्नेश। ये जो भाषा आपने पूछा ये हमें अभी यूज करना था, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो लग्नेश, दूसरा भाव को हम बोलते हैं द्वितीयेश, ठीक है, तो लग्न से दूसरा द्वितीयेश, तीसरे को तृतीयेश, चतुर्थ भाव चतुर्थेश। तो हमेशा चतुर्थेश का मतलब होगा तो यही भाव होगा जहां 3 नंबर लिखा हुआ है या जहां शनि बैठा है, ये हमेशा चतुर्थेश होगा, ठीक है। पंचम भाव पंचमेश, छठा भाव छठे खष्ठेश, सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश, नवम भाव नवमेश, दसम भाव दसमेश, एकादश भाव एकादशेश और द्वादश भाव द्वादशेश। तो ये द्वादशेश कहने का मतलब हुआ कि द्वादश का मालिक, ठीक है, द्वादश का मालिक मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 11, 11 लिखा है, 11 का मतलब क्या हुआ कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है शनि। तो जब हम बोलेंगे द्वादशेश तो मतलब शनि, ठीक है, और वो हर लग्न के लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे ओके मान लीजिए कि हम यहाँ पर बना दिए, अब देखिए आ गया यहाँ पे वृषभ राशि, ठीक है, लग्न में। तो द्वादश में क्या आ गया मेष, एक आ गया, एक नंबर आ गया, एक मतलब मेष राशि, मेष राशि का स्वामी कौन होता है मंगल। तो द्वादश द्वादशेश का मतलब हो गया मंगल, तो कहेंगे द्वादशेश अपने राशि में बैठा है ना, तो मंगल अपने राशि में बैठा है, द्वादशेश मतलब यहाँ पर मंगल हो गया। अब इसको और थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे पंचमेश क्या हुआ छह लिखा पंचम भाव में, तो पंचम भाव में 6 लिखा मतलब 6, बुध। कन्या राशि, बुध। कन्या का स्वामी बुध हुआ, तो पंचमेश मतलब बुध, ठीक है। तो बुध कहाँ बैठा है नवम में बैठा, तो पंचमेश अपने से पंचम में चला गया, ठीक है, पंचमेश अपने राशि से पंचम में चला गया, नवम भाव में चला गया, तो हम कहेंगे कि पंचमेश अपने से पंचम में है। अब देखिए यहाँ पे कन्या लग्न आ गया, ठीक है, अब कन्या लग्न 6 लिखा हुआ है यहाँ पे मतलब कन्या लग्न, क्योंकि राशि कहीं नाम नहीं लिखा रहेगा, हमें आपको नंबर से पहचानना है। 6 मतलब कन्या लग्न, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, कन्या, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये याद करना पड़ेगा आपको सीरियल वाइज। तो कन्या आ गया, तो यहाँ पे पंचमेश क्या हुआ, पंचम में 10 नंबर लिखा है, मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि, तो कहेंगे पंचमेश अपने से छठे चला गया, छठे मतलब दसम में बैठा है, तो यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पंचमेश अपने से छठे चला गया, अर्थात कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बच्चे के जन्म में प्रॉब्लम होगी, है ना, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड आपको धोखा देंगे, है ना, ये चीज पता है। लेकिन अगर एजुकेशन का भाव भी पंचम में है, ये दसम में बैठा तो ये नुकसान नहीं देगा, क्योंकि दसम भाव भी एजुकेशन का ही माना जाता है, एजुकेशन के कॉम्बिनेशन में आता है। तो पंचमेश अगर दसम में बैठा, नवम में बैठा, एकादश में बैठा, तो एजुकेशन में नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तृतीयेश है, तृतीयेश मतलब भाई का भाव है, यहाँ मंगल 8 लिखा मतलब मंगल, तो तृतीयेश अपने से छठे में बैठा है,
तो भाई से आपकी नहीं बनेगी। हम कहेंगे कि आपका तृतीय अपने से छठे चला गया, भाई से नहीं बनेगी, तो समस्या रहेगी भाई से, है ना। आपकी पड़ोसी भी आपको बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि तृतीय पड़ोसी का भी भाव है और वो अष्टम में चला गया। तो पड़ोसी आपके ऐसे मिलेंगे जो आपके विचार नहीं मिलेंगे। अब ये प्रिडिक्शन हो गया भाई, आपके पड़ोसी से आपका पटता नहीं है क्या, या पड़ोसी आपके कुछ अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं क्या। अब वो एक शौक आदमी होता है कि इन्हें इन्हें कैसे पता। लेकिन हर भाव से हम क्या क्या देखते हैं, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, ये सिंपल वैदिक ज्योतिष से बताया जा सकता है। लेकिन ये प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। हमें ज्यादा प्रिडिक्शन क्या आना चाहिए, मैरिज कब होगा, चाइल्ड बर्थ कब होगा, नौकरी कब लगेगी, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, है ना, विदेश कब जाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा और गहराई में जाना पड़ता, होगा तो कब होगा, टाइमिंग, उसके लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। इसलिए केपी पद्धति उसमें बहुत ज्यादा सहायक है। सामान्य प्रिडिक्शन के लिए वैदिक ज्योतिष सफिशिएंट है। उसके साथ साथ हम और भी सिखाएंगे उसमें कि जो हर भाव से कि माता की स्थिति भविष्य में क्या रहेगी, आपके जन्म के बाद से, आपके जन्म के बाद से फादर की स्थिति क्या रहेगी। तो जिस भाव से हम जो देखते हैं, जिस भाव में जो प्लेनेट रहेगा, उसका जो है ये चार्ट जिस प्रकार से बना रहेगा, वैसे ही जो है आपके फादर की, ब्रदर की, आपके रिलेटिव जितने रिलेटिव रहेंगे, जिस भाव से जो रिलेटिव देखा जाता है उनकी स्थिति रहेगी, है ना। तो वो भी क्लास में एक स्पेशल 1-2 दिन क्लास में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो अब कुछ और पूछना है बताइए, फिर आगे चला जाए। चलिए, तो गुरु जी मान लीजिए, योग कैसे बनते हैं? योग 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 पे जो राजयोग बनते हैं उस पे, उसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से योग की बात कर रहे हैं? योग कैसे देखे जाते हैं वो पूछ रहे हैं। वो लग्न कुंडली से देखे जाते हैं। और योगों पे चर्चा जो है प्रोफेशन जब पढ़ाएंगे तो कुछ मुख्य मुख्य योग होंगे, उस पर चर्चा की जाएगी जिसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कि कुछ योग बहुत ज्यादा फेमस है ना, चंद्रमंगल योग, लक्ष्मी योग है, हो गया ये। और शनि चंद्रमा योग, विष योग हो जाता है। गुरु गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से त्रिकोण में हो तो फिर क्या होता है, गज केसरी हो जाता है। तो योगों पे चर्चा बाद में की जाएगी, है ना। ठीक ठीक है। हाँ, वो प्रोफेशन जब क्लास शुरू होगी, एजुकेशन प्रोफेशन, उसी समय काम आता है वो योगों का, बाकी समय काम नहीं आता। तो चलिए हम मेष लग्न, ठीक है, मेष लग्न को उठाते हैं। और मेष लग्न जो है के लिए कौन कौन सा प्लेनेट योग कारक है, कौन सा योग कारक नहीं है, ठीक है। तो मेष लग्न का स्वामी कौन होता है, मंगल। तो मंगल जो है यहाँ पर को पावर दी जाती है, मंगल को पावर दी जाती है कि वो अपने बाकी के जो 8 प्लेनेट हैं उनको विभाग सौंपे, ठीक है। मंगल को पावर मिल जाती है मेष लग्न में कि वो बाकी प्लेनेट को विभाग सौंपे, या फिर अपने आप ऐसे चार्ट बना हुआ विभाग दे दिया जाता है। जैसे द्वितीय भाव बैंक भाव, खर्च और पैसे का भाव दूसरा भाव है, तो इसको पैसे का भाव जो है चल संपत्ति का जो भाव है, ये पावर दे दी जाती है शुक्र को। भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे पास कितना पैसा रहेगा कितना नहीं रहेगा, वो सब जिम्मेदारी शुक्र की है ना। तो शुक्र यहाँ पर क्या बन जाता है, योग कारक, ठीक है। सप्तम भाव यहाँ पर क्या आता है, मारक भाव आता है, दूसरा भाव भी मारक है। लेकिन जो शुक्र की दशा जब आती है मेष लग्न वालों के लिए, तो व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है, पैसे के पीछे भागता है। और किसके पीछे भागता है, परिवार के पीछे भागता है। और यही जो है मारक बन जाता है, वो मतलब आवश्यकता से ज्यादा इनके पीछे पड़ जाता है। तो जब इनकी दशा आती है तो ये वो सब चीजें देने लगते हैं, शुक्र की दशा आएगी तो वो सब चीजें देने लगते हैं, और व्यक्ति उसके पीछे जो है बहुत ज्यादा बदनाम हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने शरीर का नुकसान कर लेता है, खाना पीना खत्म कर लेता है, टाइम से खाएगा नहीं, टाइम से पिएगा नहीं, और टाइम से सोएगा नहीं। तो फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। मारक मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए दूसरे और सातवें भाव को मारक
कहा जाता है। तो मंगल जो है अधिकार दिया है शुक्र को कि तुम मुझे पत्नी दोगे, परिवार बढ़ाओगे, है ना, मुझे धन संपत्ति प्रदान करोगे। थर्ड भाव यहाँ पे कौन है, तीसरे का मालिक कौन है, बुध। थर्ड का स्वामी कौन है, बुध। और छठे का स्वामी कौन है, बुध। तो मंगल के लिए तीसरा और छठा भाव अच्छा, मेष लग्न के लिए तीसरा छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि तीसरे और छठे का स्वामी है, तो बुध यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर ये अच्छा रोल अदा नहीं करते। जब इनकी दशांतर दशा आती है तो फिर ये बहुत सारे प्रॉब्लम में ये डाल देते हैं। ठीक है, तो योग कारक नहीं माना जाता है। चतुर्थ चंद्रमा, चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी है, मेष लग्न की कुंडली है, तो चंद्रमा योग कारक हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चंद्रमा जो है केंद्र का मालिक है तो योग कारक बना, लेकिन ध्यान रखना है कि चंद्रमा अपने से 6 6 8 12 में, 6 8 12 नहीं, 3 6 8 12, तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में, है ना, अगर जाता है तो योग कारक नहीं बनता है। ठीक है, अपने से तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में जाता है तो योग कारक नहीं बनता है। लेकिन वो कुछ चीजों में अपवाद भी है, खास करके जो हमारा लग्न कुंडली का जो तीसरा भाव है, ये कुंडली का छठा भाव माना जाता है। तो यहां से अपने से तीसरे में गया तो कम से कम चंद्रमा अगर छठे में गया तो योग कारक नहीं बनेगा। ठीक है, और यहां से जो छठा भाव है ये क्या हुआ, नवम भाव। चतुर्थ भाव से छठा भाव क्या हुआ, नवम भाव। तो 4 और 9 का जो बनता है तो कम तो धन प्रॉपर्टी संपत्ति के लिए ये सुटेबल नहीं होता है, ये पैसा रुपया नहीं देता है। ठीक है, तो खास करके जो योग कारक की रचना की गई है वो ज्ञान के लिए नहीं की गई है, ये जो भौतिक जीवन में जो सुख सुविधा मिलती है उसके लिए की गई है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए बहुत ज्यादा इसको ध्यान दिया गया है। तो जब चतुर्थ का स्वामी जो है अष्टम भाव में आ जाए, मतलब अपने से पंचम भाव में भी आ जाए तो भी ये जो है नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर ये अपने से छठे में है तो एजुकेशन के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो छठे में, आठवें में और 12वें भाव में और तीसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता। फोर्थ का स्वामी अगर तीसरे में चला जाए, अष्टम में चला जाए, 12वें में चला जाए और अपने से 12वें में चला जाए, मतलब थर्ड में चला जाए, तो ये अच्छा नहीं माना जाता एजुकेशन के लिए। मतलब एजुकेशन के भाव होते हुए भी एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता। तो जब एजुकेशन भाव का मालिक अपने से थर्ड में चला जाएगा तो योग कारक नहीं होगा। बाकी किसी भाव में अगर बैठा हुआ है चंद्रमा तो सुटेबल होता है, आप योग कारक होता है। पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ, सूर्य। सूर्य यहाँ पर नियम है कि सूर्य अगर कहाँ चला जाए, छठे में चला जाए, कहाँ चला जाए, छठे में चला जाए या फिर अपने से 12 में अर्थात फोर्थ में चला जाए, तो अपने से दूसरे भाव में भी जाएगा तो भी, मतलब कुंडली का जो भाव है 6 8 12 इसमें चला जाए या अपने से 12 में चला जाए, तो फिर क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, आपके जितने भी प्रेम संबंध होंगे वो टूट जाएंगे, है ना, बच्चे होने में समस्या होगी। और अगर ये अपने से 12वें चला गया और सूर्य अगर अपने से छठे में आ गया, मतलब अपने से दूसरे भाव में आ गया या फिर अष्टम में आ गया, तो फिर क्या होगा कि ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। क्या देता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सूर्य अपने से दूसरे में आकर के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। सूर्य अपने से तीसरे भाव में या सप्तम में जब आता है तो चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम देता है ना। सूर्य अपने से, ये मेष लग्न की कुंडली और सूर्य अपने से छठे मतलब दसम में आ गया तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा, आपको योगी बना देता है। क्या बना देता है, योगी, भोगी से योगी बना देता है। मेष लग्न वाला जो भोगी व्यक्ति होता है, लेकिन वो अगर पंचमेश दशम में बैठ गया तो योगी बन जाता है। ऐसे लोग ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो फिर ऐसे जब आप पूजा पाठ में ज्यादा टाइम बिताएंगे, धार्मिक कार्यों में ज्यादा टाइम बिताएंगे,
तीर्थ यात्रा में ज्यादा टाइम बिताएंगे, लोगों को बैठा करके प्रवचन देने में ज्यादा टाइम बिताएंगे, तो फिर बच्चे होने में समस्या होगी, शादी होने में समस्या भी होती है, बच्चे होने में भी समस्या होती है। धन की लालसा खत्म हो जाती है ना, क्योंकि पंचम भाव धन का नहीं है, ज्ञान का है, तो वो धन की लालसा खत्म हो जाती है, बच्चे की प्रॉब्लम बनी रहती है। लेकिन ये सिर्फ एक वैदिक ज्योतिष जो बताया गया, उससे लग्न कुंडली के आधार पर बताया गया है ना, नक्षत्रों को उसमें ध्यान नहीं दिया गया। नक्षत्र अगर सुटेबल हुए तो बच्चे हो भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य छठे भाव, आठवें भाव, दसम भाव, 12वें भाव में हो तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम होती है, प्रेम संबंध टूट जाते हैं, पैसे का नुकसान होता है। और चतुर्थ में आ गया, मतलब अपने से 12 में आ गया तो हेल्थ तो फिर हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति बीमार रहता है। और बाकी अन्य भाव में हो तो कोई समस्या नहीं होती, ठीक है। तो बाकी भाव में वो योग कारक होता है, ठीक है। अधिकतर लोग क्या होते हैं कि पंचमेश का नग पहना देते हैं, अंगूठियां रत्न पहना देते हैं, लेकिन वहां पे हमें ध्यान रखना है कि जी हाँ। पंचमेश हमेशा योग कारक नहीं होता। अगर वो 6 में बैठा हो या 4th में बैठा हो तो किस लिए हम अंगूठी पहना रहे हैं, क्या हम एजुकेशन के लिए पहना रहे हैं, वहां पे काम कर जाएगा। लेकिन क्या हम बच्चे के जन्म के लिए पहना रहे हैं तो वहां पे काम नहीं करेगा, वो और खराब कर देगा, क्योंकि वो पावरफुल हो गया। यह रत्न जब हम पहनते हैं तो उसकी एनर्जी हमें ज्यादा मिलने लगती है, तो वो प्लेनेट और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो पावरफुल होकर किस भाव का फल देगा, जो उसके अंदर क्वालिटी होगी, जो उसको मेष लग्न को जो प्रभाव देने की क्षमता, जो उसे विभाग सौंपे गए हैं, उस विभाग के कार्यों को पूरा करने में अपना पूरी ताकत लगा देगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे तो यू बन गया 4th में जाकर के बच्चा नहीं देना, तो पूरी और अच्छे से उसके पास पावर मिल जाएगी, बच्चा आपको होने ही नहीं देगा, है ना। आपके शरीर में इस प्रकार की एनर्जी आ जाएगी कि बच्चा नहीं हो पाएगा। तो हमें वहां पर रत्न नहीं पहनाना। हाँ, एजुकेशन के लिए पहनाना है तो फिर आप पहना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पंचमेश छठे में आ गया तो क्या हुआ, योग भाव का स्वामी निरोग भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया, रोग भाव में। छठा भाव क्या होता है, रोग भाव होता है। तो रोगेश। अच्छे भाव का स्वामी रोग भाव में बैठ गया तो फिर क्या हुआ, योग कारक नहीं रहा, रोग भाव में आगे से वो कमजोर हो गया, और आपको उसको उसके रत्न पहन लिया आपने तो कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। छोटी यहाँ पे छठे भाव में कौन सा अपने भाव आता है, रोग बढ़ जाएगा। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, छोटी आंत का भाव एरिया आता है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना, उसके रत्न पहनने से। तो आपको रत्न नहीं पहनाना। किताबों में लिखा कि भाई 1, 5, 9 के रत्न हमेशा पहनना चाहिए, ठीक है, आप पहन सकते हैं, लेकिन आप पहनते किसके लिए, वो योगी के लिए है, वो जो पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, उनके लिए सुटेबल है, ज्ञान नॉलेज लेने वालों के लिए सुटेबल है। क्योंकि नॉलेज वालों को क्या कहा जाता है, आपको मैदे की चीज नहीं खानी, आपको चटक वाली चीज नहीं खानी। तो जब वो खाएगा ही नहीं कुछ तो इस टाइम में प्रॉब्लम कहाँ से होगी। लेकिन जो भोगी होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनमें क्या आता है, उन्हें तो रोज मैगी चाहिए, है ना, नूडल्स चाहिए, तो वो अगर खाएंगे उनका सूर्य प्रबल हो जाएगा तो उनको पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो लोग बीमार रहने लगेंगे। तो हमें उनके रत्न नहीं पहनाने, है ना। और हमारे पास योगी तो आता नहीं है, हमारे पास तो सामान्य लोग आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पंचमेश का रत्न पहनाते पहले वो किस भाव में बैठा है उसको देख लेना जरूरी है, ठीक है। अब शुक्र का हो गया, ठीक है, दूसरे और 7वें का। अष्टम मंगल लग्नेश है ना। मंगल भी लग्नेश हमेशा अपने लिए बढ़िया माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना है मंगल सुप्रीम होता है, लग्न के रत्न लोग पहन लेते हैं, ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि 1, 1, 5 और 9 के रत्न आप पहन लीजिए, लेकिन वहां भी हमें ध्यान रखना है कि मंगल सुप्रीम होने के साथ साथ वो बैठा किस भाव में है, किसी किसी भाव का फल तो वो भी देगा, है ना। तो पहले भाव का तो फल देगा क्योंकि पहले का स्वामी है, अष्टम का फल देगा क्योंकि अष्टम का स्वामी है। लेकिन अगर वो 12वें में बैठ गया तब वो बुरा हो गया, क्या हो गया, बुरा हो गया, और वहां पर उसे हमेशा गलत निर्णय लेगा। अपने से तीसरे में बैठ गया तो उसको वो ऐसा काम करेगा जैसे रिक्शा चलाने का, बोझा ढोने का, है ना, वो मेहनत वाला काम करेगा। 1, 3, 8 एक्टिव हो जाएंगे और फिर उस व्यक्ति का दिमाग पढ़ाई से मन कम लगेगा, और उसका दिमाग कहाँ लगेगा, ऐसा काम उसके हाथ लगेगा कि कितना भी मेहनत करेगा पैसा कम मिलेगा, है ना, मेहनत ज्यादा करेगा पैसा कम मिलेगा। तो 3rd भाव में
नेगेटिव हो जाता है। अष्टम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी मंगल लग्नेश होने के बाद भी अगर तीसरे में बैठ गया और 12वें भाव में बैठ गया तो हमेशा बुरा फल देगा। ठीक है, यही अगर छठे में बैठ गया, कहाँ बैठ गया, छठे में, तो पहले का स्वामी अगर छठे में बैठ गया तो रोग भाव में बैठ गया तो आजीवन रोगी रहेगा। क्या रहेगा, रोगी रहेगा। पहले भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया, फोर्थ में बैठ गया, कहाँ बैठ गया, फोर्थ में, तो क्या होगा, यहाँ पे नीच का माना जाता है ना फोर्थ भाव में, कर्क राशि में, कर्क राशि में मंगल नीच का माना जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, माता को बीमार करेगा। किसको बीमार करेगा, माता को बीमार करेगा। और लग्नेश नीच का हो गया तो सोचने समझने की शक्ति कहीं न कहीं अपनी भी कम हो जाएगी। तो किस किस भाव में बुरा हो गया ये, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में और आठवें भाव में और 12वें भाव में। बाकी किसी भी भाव में बैठा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है, उसके रत्न हम पहन सकते हैं। ठीक है, तो जो लग्न लेवल पे जो है स्थिति, वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें रत्न कब पहनाना है, कब नहीं पहनाना है। आंख मूंद करके 1, 5, 9 के रत्न पहना देने से कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा कि दूसरे भाव का स्वामी मारक है, लेकिन यही भाव पैसा भी देगा, पत्नी भी देगा, लेकिन इनके प्रति हमें पागल नहीं होना है, धन के पीछे बहुत ज्यादा पागल नहीं होना है। मेष लग्न वाले बहुत ज्यादा धन के पीछे नहीं भागते, लेकिन जब शुक्र की दशा आती है, शुक्र का प्रभाव होता है इनके ऊपर, लग्न में मान लीजिए शुक्र बैठ गया, तब ये लोग पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, सुंदरता के पीछे पागल हो जाते हैं, पिक्चर देखने के पीछे पागल हो जाते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट के पीछे पागल हो जाते हैं। और यही एंटरटेनमेंट इनको कहाँ ले जाता है, गर्त में ले जाता है ना। तो शुक्र यहाँ पर मारक हो जाता है। थर्ड भाव का स्वामी यहाँ पर बुरा फल देता है और रोग देता है, फिजूल खर्ची देता है, पड़ोसियों से लड़ाई देता है। और अब बचा शनि। अब आप समझिए कि वैदिक ज्योतिष का नियम है कि शनि मंगल क्या है, दुश्मन है एक दूसरे के, क्या है, शत्रु है। तो शनि मंगल शत्रु है, लेकिन यहाँ पर दशमेश है। कौन है, दशमेश है शनि। मेष लग्न के लिए शनि क्या हुआ, दशमेश हो गया, और क्या हो गया, एकादशेश हो गया। तो 10वें 11वें भाव के स्वामी कभी बुरे नहीं होते। तो शनि हमेशा मेष लग्न के लिए योग कारक बन जाता है। शत्रु होते हुए भी कर्म भाव का फल शनि को देना है, लाभ भाव का फल शनि को देना है। और यहाँ पर मेष लग्न के लिए शनि योग कारक हो जाता है। और वैदिक ज्योतिष का जो रूल है कि शनि मंगल आपस में दुश्मन होते हैं, वहां पर ये नियम फेल हो जाता है ना। ठीक है, तो ये मेष लग्न का पूरा लगभग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ और पूछना तो नहीं इसमें? गुरुजी सभी को म्यूट कर दीजिए। एक बार शुक्र का जो आपने बताया था दोबारा से प्लीज बताया ना, मेष लग्न के लिए शुक्र का जो भी बताया था आपने, वो मिस हो गया सर। चलिए, मेष लग्न, मेष लग्न, मेष लग्न में समझिए कि मेष सुप्रीम होता है, पावर होता है ना, सुप्रीम पावर होता है। और लग्नेश जो है मेष लग्न के लिए दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है और 7वें का स्वामी शुक्र होता है। तो दूसरा भाव और 7वां भाव सभी कुंडली के लिए मारक कहा जाता है। ठीक है, क्यों, दूसरा भाव यहाँ पर क्या है, धन भाव है। दूसरा भाव क्या है, यहाँ पे परिवार का भाव है। दूसरा भाव नॉलेज का भाव है। सप्तम भाव क्या है, पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली हो और शुक्र की दशा हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा बोले सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, बंद हो गई थी। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली हो और यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बना, तो शुक्र दूसरा भाव, सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। ठीक है, दूसरा भाव सप्तम भाव मारक कहलाता है। तो मारक होने के कारण, अब मारक का मतलब ये थोड़ी वो मारेगा आपको, मारता नहीं है, वो धीरे धीरे मारता है। तो मेष लग्न का जो स्वभाव होता है वो सोच, उसके पास अपनी कोई विशेष बुद्धि नहीं होती। मेष लग्न का अपना कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं माना जाता। ऐसे लोग
मेष मतलब भेड़ के समान स्वभाव के माने जाते हैं। और उसका स्वभाव क्या होता है कि जैसा लोगों को देखता है वैसा ही बनने का प्रयास करता है ना। उसके पास अपना दिमाग काम नहीं करता। उसका देख लिया भाई वो इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ ना, बहुत पैसा कमा रहा है। अच्छा वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पड़ोसी या हमारा दोस्त, या फिर कहीं देख लिया सुन लिया तो उसके जैसा हम भी बन जाते हैं। तो उसकी बुद्धि बहुत चंचल होती, चंचल स्वभाव होता है, वो बार बार ना उसकी बुद्धि चेंज होती रहती है। लेकिन शुक्र दूसरे का स्वामी होने के कारण, सप्तम का स्वामी शुक्र होने के कारण इनका जो है धन के प्रति बहुत ही ज्यादा पीछे अगर भागते हैं तो इनकी जो अपनी सोच है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मतलब ये उसके पीछे पागल अगर होते हैं तो धीरे धीरे ये खत्म होने के कगार पे पहुंच जाते हैं और इनको शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है। ऐसे लोगों को विशेष रूप से ऐसे काम करने चाहिए जो एक लिमिट में हो, है ना। जैसे कलर का काम हुआ या सिक्योरिटी गार्ड का काम हुआ या फिर पुलिस का काम हुआ। इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जाएंगे तो ये अपने धन का भी नुकसान कर लेंगे क्योंकि पास नहीं होंगे, ठीक है। ये जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बनने जाएंगे तो पास ये फेल हो जाएंगे उसमें, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत होती है। और ये अनुभव नहीं लेते, ये फटाफट अपना दिमाग चेंज करते हैं, चंचल बहुत होते हैं। तो ये लोग धन के पीछे भागेंगे तो कर्जे में आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, पड़ोसी कर्जेदार कर्जा मांगेंगे, फिर वो पुलिस केस करेंगे, घेर कर मारेंगे भी, है ना। तो जब ये व्यापार के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, तब ये लोग गर्त में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक लिमिट में जो सैलरी आती है, कोई ऐसा जॉब चुनना चाहिए जिसमें एक लिमिट में सैलरी आ रही हो, उस जॉब को पकड़ना चाहिए और अपनी लाइफ बिताना चाहिए। तो ये दूसरा भाव, सप्तम भाव मारक इसलिए कहा गया है। इनको इससे रिलेटेड व्यापार और धन के पीछे बहुत ज्यादा सोच नहीं रखनी चाहिए। एक लिमिट में जो सैलरी आती है उसमें विश्वास रखेंगे तो ये लाइफ अच्छे से गुजार पाएंगे, ठीक है। सर मेष नगर में शनि है हमारा, ये 8वें घर में बैठ गया, ठीक है सर। मेष लग्न में शनि जो है 8वें घर में बैठ गया अपने शत्रु राशि में, ठीक है। तो सर उसकी जो दृष्टि जाएगी वो 10वें घर के ऊपर जाएगी, तीसरी दृष्टि। ठीक है। वो 10वें घर को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि वो अपनी राशि है। नहीं, मेष लग्न की कुंडली जो होती है, ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। अगर 10वें का स्वामी अष्टम में आ गया तो ऐसे लोग ज्योतिष का काम सीखते हैं। 8वां भाव क्या है, ज्योतिष का भी है, ठीक है। और 10वां भाव क्या है, प्रोफेशन का है। तो लगन, मेष लग्न के लिए शनि योग कारक है, दशमेश योग कारक है। ये अगर छठे में चला गया तो मेडिकल लाइन में ले आता है, फार्मासिस्ट की लाइन में ले, ठीक है। अष्टम में आ गया, चूंकि दशमेश यहाँ पर मैंने शनि को हमेशा आपको कहीं नहीं कहा कि 6, 8, 12 में जाकर नुकसान देगा, क्योंकि प्रोफेशन है ये, और प्रोफेशन किसी भी भाव से जुड़ सकता है। तो मेष लग्न के लिए शनि बहुत ही योग कारक, सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट है शनि है। शनि छठे में ले गया तो आपको डॉक्टर बना लेगा, मेडिकल प्रोफेशनल बना देगा, लॉयर बना देगा, है ना। अष्टम में आ गया तो एस्ट्रोलॉजर बना देगा और सर्जन बना देगा, इंजीनियर बनाएगा, मुख्य रूप से इंजीनियर बनाएगा। और अष्टम भाव से रिलेटेड कमीशन एजेंट बना देगा, आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड काम दे देगा। तो ये बुरा फल नहीं देता, ठीक है। 12वें में चला गया तो ऐसा काम कर रहा है जो विदेश से आपको धन आएगा, है ना। तो मेष लग्न के लिए अपनी राशि को देख रहा है ना, 8वें घर से अपनी राशि को घर को देख रहा है, 10वें घर को, तो वो 10वां घर का रिजल्ट कैसा होगा सर? बता दिया, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज देगा आपको, इंश्योरेंस का काम देगा आपको, अष्टम भाव से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब चीजों से आपका रोजगार चलाएगा, ठीक है। वो तो 10वें से भी 11वां आ गया ना, वो मैं वो देखना चाहता कि शत्रु राशि में आके दिक्कत तो नहीं करेगा भैया। शत्रु हुआ नहीं ना, मैंने कहा ना मेष लग्न में शनि शत्रु नहीं हुआ, मैं पहले कहा मेष लग्न में शनि शत्रु नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। मेष लग्न में ज्योतिष का ये अपवाद है कि मेष लग्न में शनि शत्रु नहीं हुआ। शनि को जिम्मेदारी दी गई प्रोफेशन भाव की, लाभ भाव की। अब लाभ देने वाला व्यक्ति प्रोफेशन का भाव का स्वामी का शत्रु हो जाएगा तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, है ना। तो कभी प्रोफेशन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी शत्रु नहीं होता, कभी भी,
तो मेष लग्न के लिए शनि कभी शत्रु नहीं, शनि कभी बुरा फल नहीं देता, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर इस यहाँ पे शत्रु मित्र जोड़ सोचने लगेंगे तो नुकसान में पहुंच जाएंगे, है ना, फिर एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी, नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए था कि भाई अभी 1-2 दिन इसमें टाइम ले लिया जाए और बेसिक चीज आपको अच्छी तरह से कंप्लीट पता होना चाहिए, नहीं तो अगर यही कंप्लीट नहीं रहेगा तो प्रिडिक्शन गलत होता चला जाएगा, है ना। तो आप बार बार शत्रु इसको कह रहे हैं, कभी भी कोई भी प्लेनेट एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, ध्यान रखिएगा। केपी ज्योतिष द्वारा प्लेनेट एक दूसरे के शत्रु नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? ज्योतिष में दिया गया कि शत्रु, उनके विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, है ना। तो वो टाइम टाइम पे कब शत्रुता निभाएंगे, कब मित्रता निभाएंगे, ये इस पे निर्भर है। शत्रुता होते हुए वो मित्र बन जाते, जैसे मेष लग्न के लिए शनि मित्र हो गया, मेष लग्न के लिए शनि मित्र हो गया, और मित्र नहीं अति मित्र का फल देगा ये, है ना, मित्र हो गया, क्योंकि दशमेश है, एकादशेश है, वो किसी भी भाव में बैठ जाए आपके लिए अच्छा ही फल देगा। दशमेश अगर तीसरे में बैठ जाए तो क्या बनाएगा? आपको इंजीनियर बनाएगा, आपको क्या बनाएगा? पत्रकार बनाएगा। शनि अगर दूसरे भाव में बैठ गया तो क्या बनाएगा? आपको बैंक कर्मचारी बनाएगा। शनि अगर छठे में बैठ गया तो आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड, आपको कोर्ट से रिलेटेड जॉब देगा। अष्टम में बैठ गया तो आपको एस्ट्रोलॉजी दे सकता है, आपको सर्जन बना सकता है, सर्जरी रिलेटेड सामान का विक्रेता बना सकता है। आपको 12वें में बैठ गया तो फिर विदेश से इनकम दे सकता है। 9वें में बैठ गया तो आपको धार्मिक कार्यों से इनकम देगा। तो शनि कभी बुरा होता ही नहीं है, मेष एकादश से कभी बुरा फल नहीं देते, कोई भी लग्न हो, ठीक है। सर 11th में बैठा तो भी अच्छा होगा। आपको क्या बनाएगा? आपको बनाएगा एकादश भाव क्या होता है? सामाजिक कार्यों का होता है ना। एनजीओ खुलवा देगा, है ना, एनजीओ खुलवा देगा। अगर शनि जो है एक भाव में बैठा है तो, है ना, तो आपको एनजीओ से काम, आप धार्मिक बन जाएंगे, आपको जो है दान पुण्य करने से जो है रिलेटेड काम आपका हो सकता है ना। तो अधिकतर जो है दशमेश और एकादश किसी भी लग्न के लिए बुरा फल नहीं देते। ये पहली बार दिमाग में आपको बैठना चाहिए, फिक्स है पहली लाइन कि दशमेश एकादश खास करके मेष लग्न के लिए शनि बुरा नहीं है ना, शत्रु होने के बाद भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको योग कारक का फल निभाएगा। अब हम बात करते हैं मेष लग्न। चलिए, मेष लग्न हमारा आया, नहीं सॉरी वृषभ लग्न। जब अब और जाएंगे हम इस नक्षत्र चार्ट में जाएंगे तो और गहराई से आपको समझ में आएगा, लेकिन बेसिक तो आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी ने बोल दिया भाई मेष लग्न है, शनि की दशा चल रही है, तो अच्छा जाएगा, बुरा जा ही नहीं सकता। योग कारक का मतलब क्या हुआ? कि आपको अच्छा फल ही देगा वो, है ना। तो शनि जो है बहुत ही ज्यादा योग कारक है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न का स्वामी है दूसरे भाव, धन भाव की जिम्मेदारी किसको दी गई है? मिथुन के स्वामी बुध को दी गई है ना। और बुध किसका स्वामी है? पंचम का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर बुध क्या होगा? अच्छा फल देगा। क्यों देगा अच्छा फल? क्योंकि पांचवा भाव सट्टा, लॉटरी, जुआ, है ना, जुए से लाभ, इसका फल है। दूसरा पंचम भाव क्या है? ज्ञान का है। पंचम भाव संतान का है। और दूसरा भाव क्या है? बुद्धि संतान, हाँ, परिवार का है, धन का है। तो दूसरा और पांचवे का संबंध जब बनेगा तो ये योग कारक बनेगा। और यही भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया? लग्न में बैठ गया, लग्नेश के साथ बैठ गया, बहुत ही अच्छा फल देगा। खास करके बुध यहाँ पर अच्छा फल ही देता है, क्योंकि दो भाव का स्वामी है, एक दूसरे का और एक पंचम का। यहाँ पर बुध अच्छा फल देगा, योग कारक होकर के फल देगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि वो छठे में ना जाए। कहाँ पे ना जाए? छठे भाव में ना जाए, क्योंकि छठा भाव रोग का है। यहाँ पर वो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देगा, बहुत ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसमें पंचमेश भी है और छठे में बैठ गया। तो पंचम भाव का भी फल मिलेगा, छठे का भी मिलेगा, मतलब उसे रोग होगा
एक आध हफ्ते में ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन रोग भी होगा, और ऐसा रोग होगा जो सर्दी जुकाम हो गया, हुआ फिर ठीक हो गया, ठीक है, बुखार हुआ फिर ठीक हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसको होती रहेंगी जो टाइम टाइम पे सीजन वाइज होंगी और वो ठीक हो जाएंगी, ऐसे रोग ही उसको होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुध वृषभ लग्न के लिए जो कारक हुआ, अब आप कहेंगे कि बुध, शुक्र और बुध शत्रु है ना। एक तो रोमांस का कारक है और बुध नॉलेज का कारक है, तो जो रोमांस करेगा वो पढ़ाई कैसे करेगा, है ना। दोनों शत्रु हो गए, विचारों से शत्रु हो गए। लेकिन वृषभ लग्न के लिए स्पेशली बुध अनसर्टेन गेन देता है, यही पंचमे से अष्टम में बैठ गया तो आपको नाना से प्रॉपर्टी दे देगा, मामा से प्रॉपर्टी दे देगा, मासी से प्रॉपर्टी दे देगा, दोस्तों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यहाँ तक कि जिस जगह आप जॉब करते हैं वहां की भी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है ना। तो बिना कमाया धन आपको मिलता है, ससुराल से धन मिलता है, क्योंकि 5 और 8 अनसर्टेन गेन होता है। और वही जो है गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, क्योंकि 11 भाव से संबंध बन गया, ठीक है। तो बुध यहाँ पर शत्रु होने के साथ ही बुरा फल नहीं देगा, बुध यहाँ पर अच्छा फल देगा और यहाँ पर योग कारक बनेगा। अब हम दूसरा योग कारक प्लेनेट यहाँ पे कौन हुआ, चंद्रमा पर हम आते हैं। चंद्रमा हमारा तीसरे का स्वामी है, और तीसरा भाव क्या माना जाता है, हमेशा बुरा माना जाता है। क्या माना जाता है, बुरा माना जाता है। और चंद्रमा अगर केंद्र में बैठा हो कोई विशेष फल, बुरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क जरूर करवाता है। वो कब करवाता है, चंद्रमा की जब दशा आएगी, चंद्रमा की जब दशा आएगी तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, फल कम मिलेगा, ठीक है। तीसरे और 10वें का स्वामी, तीसरे का स्वामी 10वें में बैठ जाए, तीसरे का स्वामी कहीं भी बैठ जाए तो हार्ड वर्क, तीसरा व्यक्ति क्या मसल्स पावर का यूज होता है। तो जब तीसरे का मतलब चंद्रमा की दशा आएगी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बस बुरा नहीं है, निगेटिव नहीं है, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, उतने उस मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं होता, है ना। तो ये समस्या आपको झेलनी पड़ेगी, वृषभ लग्न है तो। बाकी और कोई विशेष नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। सिंह राशि का स्वामी जो चतुर्थ में, चतुर्थेश यहाँ पे है, सूर्य है। तो सूर्य यहाँ पर न्यूट्रल होता है, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो ध्यान रखना है वो 6, 8, 12 भाव में ना बैठे, है ना। 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में ना बैठे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। जब 6, 8, 12 में बैठेगा, 6ठे में बैठा गया तो पेट का रोग देगा, है ना, इंस्टाइन रिलेटेड रोग देगा, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम देगा, है ना, क्योंकि हार्ट भाव का स्वामी रोग भाव में बैठ गया। हार्ट भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया तो फिर क्या होगा, बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, है ना, और एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। 12वें में बैठ गया तो माता को प्रॉब्लम देगा, आपको जन्मभूमि छुड़वा देगा, विदेश भिजवा देगा, तो फिर क्या होगा, समस्याएं वहां पर होंगी, है ना। अगर वहां पर 10-11 का संबंध ना बना हो कहीं भी तो समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। तो सूर्य यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, मतलब 12 भाव में विदेश भेजेगा तो विदेश जाना चाहते हैं, है ना, बुरा कहाँ है, ठीक है, बुरा नहीं है। 4th भाव का स्वामी बैठ गया तो क्या होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड नॉलेज देगा, क्योंकि 4th भाव प्राइमरी शिक्षा का है, आपको एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, सिखाएगा, कुछ नॉलेज सिखाएगा, गुप्त ज्ञान देगा। तो बुरा तो नहीं है, लेकिन पता चला कि माता पिता चाहते हैं कि आप जो है साइंस पढ़ो, आप जो है एस्ट्रोलॉजी किताबों में पढ़े हुए हो, आप जो है योग सीखना चाहते हैं, तो बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके हिसाब से वो अच्छा है, वो समाज उसे कह सकता है भैया कि उसे आपको विदेश नहीं जाना चाहिए, अकेले बैठे हो तुम, विदेश चले अकेले रह जाएंगे। लेकिन विदेश जाना कोई बुरा नहीं माना जाता, हाँ जन्मभूमि छोड़ना एक बुरा माना जाता है सामान्य परिवार के लिए, जो लोग चाहते हैं कि भाई हमारे साथ बच्चा रहे। तो जब विदेश चले जाओगे तो क्या होगा, माता पिता को परेशानी होगी, लेकिन आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन माता पिता को परेशानी होगी। तो वो उसे हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, तो ठीक है ना। अब आते हैं शुक्र। शुक्र यहाँ पर खष्टेश है और लग्नेश है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है,
लग्नेश है यहाँ पे। तो लग्नेश तो बस ये ध्यान रखना है कि वो अष्टम में जाए और 12वें में न जाए, ठीक है। लग्नेश तीसरे में न जाए, छठे का मालिक वो है ही, अष्टम में न जाए और 12वें में न जाए, बाकी भाव में वो अच्छा रहेगा। शुक्र मतलब लग्नेश का रत्न हम पहन सकते हैं, और शुक्र की दशा हमेशा अच्छी जाएगी अगर वो 8वें या 12वें में ना हो, बस बाकी भाव में रहेगा तो कोई दिक्कत। पंचम में चला गया तो व्यक्ति क्या होगा, पढ़ाई लिखाई में तेज होगा। फोर्थ में आ गया तो फिर वो माता के बहुत नजदीक रहेगा, वो कोई भी बात होगी तो माता को आके फटाफट बताएगा, मम्मी आज मैंने ये काम किया है ना, आज हमने ये सीखा, आज इनसे दोस्त से मिले, माता के नजदीक रहेगा। फिफ्थ में आ गया तो क्या हो, मित्रों के नजदीक रहेगा, प्रेमिका के नजदीक रहेगा, एजुकेशन के नजदीक रहेगा। और जब कोई बात होगी तो फटाफट अपने दोस्त को फोन करेगा, है ना। उसे माता पिता से मतलब नहीं होगा कि मैंने आज ये काम किया, मुझे ये खरीदना, मुझे वहां जाना, मतलब घर से ज्यादा बातें, माता पिता ज्यादा चीजें उसके दोस्त को पता रहेंगी, है ना, ठीक है। और सप्तम में बैठ गया तो पत्नी के नजदीक रहेगा, अष्टम में चला गया तो ससुराल के नजदीक रहेगा, है ना। तो लेकिन लग्नेश अपने लिए बस ये ध्यान रखना कि 8वें 12वें में बैठे। कारण क्या है कि वो पहले भाव का छठे का भी स्वामी है, अष्टम के साथ जब जुड़ेगा या 12वें के साथ जुड़ेगा तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, है ना। बाकी चीजें ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम देगा, और वो भी इस बात पे निर्भर है कि वो किसके नक्षत्र में है ना। जिसके नक्षत्र में रहेगा उसके अनुसार उसको अच्छा या बुरा फल मिलेगा, लेकिन खुद में तो बुरा हो गया ना 8-12 में बैठ करके, बस। बाकी शुक्र से रिलेटेड हमें रत्न तभी पहनाना है जब वो 3-8-12 में ना हो, ठीक है। अब आते हैं 10वें, नौमेश और एकादश, नौमेश और 10वें शनि पे। तो यहाँ पर शुक्र और शनि मित्र भी हैं, और यहाँ पर शनि हमेशा योग कारक रहेगा, चाहे वो किसी भी भाव में बैठ जाए, सिर्फ अष्टम को छोड़ करके। किस भाव को छोड़ करके? अष्टम को छोड़ करके। अगर शनि अष्टम में बैठ जाता है तो फिर क्या होगा कि वो अपने से 12वें चला गया। नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी है, 10वां भाव कर्म भाव का स्वामी है शनि, वृषभ लग्न के लिए। तो शनि अगर अष्टम में चला गया, अष्टम भाव क्या है? दुर्भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव का स्वामी दुर्भाग्य भाव में चला गया, ऐसे लोग क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। कुछ उपचार द्वारा हम इसे ठीक कर सकते हैं। शनि यहाँ पर योग कारक हुआ, और अगर ये 12वें में बैठ गया तो अच्छा फल देता है, आपको विदेश भेजता है, आपकी यात्रा से लाभ कराता है, क्योंकि ये दशमेश भी है ना। यहाँ पर ये दशमेश भी है। तो नौमेश एक 12वें में बैठ गया तो आपको कहाँ करेगा? विदेश यात्रा भेजेगा, और विदेश से खूब सारा इनकम करवाएगा, क्योंकि वो दशमेश भी है। आपके प्रोफेशन को विदेश में फिक्स करेगा और वहां से आपको लाभ देगा। तो शनि 12वें में बैठ के भी अच्छा फल देता है ना। पंचम में बैठ के भी अच्छा फल देगा, तीसरे में बैठ के भी अच्छा फल देगा, क्योंकि तीसरा भाव भी यात्रा का है, छोटी यात्रा का है। तो 3, 9, 12 का संबंध आएगा, और यहाँ पर शनि खूब सारा पैसा देगा। तीसरे में बैठ के भी वो दशम दृष्टि 12वें पे होती है। तो वृषभ लग्न हो, शनि 12वें में बैठ जाए, तीसरे में बैठ जाए, 10वें में भी बैठ जाए, आपको विदेश यात्रा कराता है। विदेश आपको जाना ही जाना है, रोक नहीं सकता कोई, है ना। खूब सारी विदेश यात्राएं होती हैं। तो वो हमेशा योग कारक बनता है वृषभ लग्न के लिए, है ना। बस एक जगह बुरा है शनि, अष्टम में। तो जब शनि अष्टम में बैठ जाता है अच्छा फल नहीं देता, और फिर आपको सिर्फ एक उपचार करना होता है, ठीक है। ऐसी कुंडली शायद आगे देखने मिले, तो आपको क्या करना है? वहां पर एक उपचार कराना है, अभी बता देता हूँ। आप लोग क्लास में रहें, आगे ना रहें, बस एक ध्यान रखिएगा कि नवम भाव हमारा धर्म स्थान का होता है, नवम भाव गुरु का होता है। गुरु को, अपने गुरु को शनि से रिलेटेड चीजें, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की चीजें दान करनी चाहिए, लोहे से बनी चीजें दान करनी चाहिए। धर्म स्थान में आपको शनि से रिलेटेड चीजों को दान करना चाहिए, और एक विधिवत नियम पूर्वक एक संकल्प लेकर के, है ना, कि मैं 11 शनिवार ये चीजें छाता दान करूंगा या फिर तेल दान करूंगा। तो एक संकल्प करके अगर आपने पूरा किया तो फिर वो शनि 9th भाव में एक्टिव हो जाएगा, अष्टम भाव का प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। तो एक तरह से अच्छा फल मिलने लगेगा, है ना। या फिर उसको किसी और भाव में एक्टिवेट करा दीजिए, है ना। हर भाव में एक्टिवेट कराने का सिस्टम अलग अलग है। तो शनि
मतलब अष्टम में बैठ के भी उसका उपचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अष्टम में बैठ करके बुरा फल देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, जी सर। अब हम आते हैं थर्ड मिथुन लग्न पे। थोड़ा सा बात करने के बाद से म्यूट कर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम आते हैं मिथुन लग्न पे। मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध, और बुध ये इसका दूसरा राशि कौन सा होता है? कन्या। तो बुध हमेशा जो कारक रहेगा, अपने लग्न के लिए कोई बुरा फल तो करता नहीं है ना। बस किस्मत से वो कहा नहीं जाना चाहिए, छठे में नहीं जाना चाहिए, आठवें में नहीं जाना चाहिए, 12वें में नहीं जाना चाहिए। बाकी 8वें में भी उतना बुरा नहीं है ना, छठे में भी उतना बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा रोग देता है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो बासी हो, फास्ट फूड हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो लगने से अगर अष्टम में चला जाता है तो इंजीनियर बनाता है ना। बस हमें वो ध्यान ये देना है कि नक्षत्र किस नक्षत्र में वो बैठा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुध, देखिए बुध यहाँ पर 1 2 4 8 बता रहा है, और नक्षत्र स्वामी यहाँ पर अष्टम बता रहा है, 8 नंबर बता रहा है ना, और नीचे भी 8 गया। जब ऊपर से नीचे तक 8 गया है तो ये अपने ही मतलब लग्नेश बुध जो है अपनी ही दशा में बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलेगा। मानसिक पूरी लाइफ बनी रहेगी, वो कहीं से परेशानी आए। शादी हुई तो ठीक से शादी नहीं होगी, उसमें परेशानी बनी रहेगी। नौकरी है तो उसमें भी परेशानी बनी रहेगी। बहुत विशेष समस्या नहीं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम इसको बनी रहेगी। मतलब एक दुर्भाग्य भाव और एक होता है मानसिक टेंशन, दोनों अष्टम भाव से आता है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसे महसूस, मेहनत हमने इतना किया लेकिन उतना फल नहीं मिला, मुझे ही काम दिया जाता है, मुझे ज्यादा काम करना है। और वो टेक्निकल दिमाग का होगा, अष्टम भाव टेक्निकल दिमाग, टेक्निकल का भी है, तो टेक्निकल दिमाग का होगा, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी उसे बनी रहेगी। बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं। तो बुद्ध के बाद हम आते हैं सेकंड भाव। सेकंड भाव का स्वामी हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पे क्या हुआ? मारक हुआ है ना। तो दूसरे भाव का स्वामी छठे में, 8वें में, 12वें में होगा। छठे और 8वें में होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। 12वें में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। ठीक है, धन भाव क्या होगा? धन भाव का स्वामी खर्च भाव में चला गया, तो खर्चा हो रहा है तो कमाई हो रही तभी तो हो रहा है ना। लेकिन एक तरह से दुर्भाग्य भी है ये कि हम जो भी कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है ना। तो उसका भी थोड़ा बहुत उपचार होता है, उसको हम 11 भाव में एक्टिवेट कर दें, कुछ बचत होना शुरू हो जाएगा। तो ज्योतिष के नियम को अगर हम सही तरीके से समझेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस भाव के लिए कितना योग कारक है, कितना नुकसान करता है, तो हम उपचार भी कर सकते हैं, उसे योग कारक बना भी सकते हैं। अगर सिस्टम नहीं पता चलेगा तो हम बस 6 8 12 देखेंगे और छठे 8वें भाव में जो प्लेनेट बैठा उसका उपचार करा देंगे, है ना, पूजा पाठ करा देंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वो तो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 6 8 12 भाव तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तो 12 भाव है, और हर भाव का अपना अपना महत्व है ना। तो हमें ध्यान देना है कि योग कारक प्लेनेट कौन सा है और वो कौन से बैठा है, और उसे हम योग कारक कैसे बना सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो चंद्रमा अगर 12वें में बैठ गया, छठे में बैठ गया, 8वें में बैठा है तो नुकसान करेगा, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मारक भी है ये। अच्छा चलिए अब आते हैं तीसरे भाव। ठीक है, अब आते हैं तीसरे भाव पे, और स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य मिथुन लग्न के लिए अच्छा फल नहीं देता। ठीक है, ये बहुत ही छोटी मोटी यात्रा कराता रहता है, और बहुत ही मेहनत के बाद पैसा मिलता है। ठीक है, जब टीएस की दशा आती है तो बहुत ही मेहनत के बाद से पैसा मिलता है, बहुत ही मेहनत करवाता है। और अगर ये छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें में बैठ गया तो ये कोई भी काम होने नहीं देगा, काम पर रोक लगा देगा। शादी होनी है तो शादी पर रोक लगा देगा,
नौकरी लगनी है तो नौकरी नहीं लगेगी उसकी दशा या अंतर्दशा में, कोई भी काम आएगा उसमें रुकावट आ जाएगी, है ना। तो आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। शादी के लिए आप देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं और शादी नहीं हो रही है, वहां पर रुकावट आ जाता है जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी और मिथुन लग्न हो तो, है ना। बस एक चीजों में वो सुटेबल हो जाता है अगर इसके साथ राशि परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? राशि परिवर्तन हो जाए कि सूर्य चतुर्थ में आ जाए और चतुर्थ का स्वामी थर्ड में चला जाए, तो एक दूसरे के राशि को चेंज कर लेते हैं। तो जब राशि परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर ये अच्छा फल दे देगा, बुरा फल नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के फलों का नुकसान नहीं करते, एक दूसरे के घरों में बैठने से उस भाव का फल का नुकसान नहीं होता। ऐसे लोग जो जो हमने बुरा फल बताया सूर्य का, वो सब अच्छा फल मिलेगा, मतलब कम मेहनत करने से भी अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र पंचमेश है और कौन है? ये द्वादशेश है। तो 5वें का स्वामी है, 12वें का स्वामी है। ये विदेश यात्रा, एजुकेशन, विदेश अपने से घर से दूर ले जाएगा और पढ़ाई लिखाई में मन लगाएगा, लेकिन ये लव रिलेशन भी बनवाता है। मेष लग्न, मिथुन लग्न का व्यक्ति हो, शुक्र की दशा हो या शुक्र की अंतर्दशा हो, तो क्या होगा? ये विदेश में यात्रा करवाएगा, एजुकेशन आपको विदेश भेजेगा। तो जब आप विदेश व्यक्ति जाता, अपना घर छोड़ के जब व्यक्ति कहीं दूर जाता पढ़ने के लिए, तो क्या होता है? उसे अच्छा कहते हैं ना, बुरा तो कहते नहीं। पंचम भाव क्या है? एजुकेशन का है। तो व्यक्ति अगर दूर जाता पढ़ने के लिए, किस लिए जाता है? कुछ अच्छा बनने के लिए जाता है। पहले के टाइम पे लोग अपने घर से दूर जाते थे, तो क्या होता था कि हम ऋषि के पास, किसी गुरु के पास जा रहे हैं, वहां रह करके शिक्षा लेते थे, तो अच्छा माना जाता, तो उसे बुरा तो नहीं कहते हैं। आज के टाइम पे भी अगर बच्चा शहर में है या गांव में है, अपने गांव से दूर जा रहा है पढ़ाई के लिए, तो उसे घर तो छूट गया, लेकिन वो कुछ बन के आएगा, तो उसमें बुरा तो नहीं कर सकते, योग कारक ही हुआ। बस अगर वो शुक्र छठे में बैठ गया, कहाँ बैठ गया? छठे में बैठ गया, तब थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम देगा, बाकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पंचम में बैठ गया तो प्रेम संबंध भी देगा, है ना। थोड़ा सा धन का नुकसान कभी कभी कराएगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। किसी को उधार नहीं देना चाहिए, सट्टे में, व्यापार में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बस वहीं पे नुकसान है। तो जब ये 6 में 8 में बैठ जाएगा तब ज्यादा समस्या होगी, बाकी भाव में कोई विशेष समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फल देगा, छठे का स्वामी होने के बाद भी। छठे का स्वामी होने के बाद भी मंगल यहाँ पर अच्छा फल देगा, क्योंकि वो एकादश भाव का भी स्वामी है। किसका स्वामी है? एकादश भाव का। तो 6 और 11 क्या होता है? छठा भाव धन का होता है। क्या होता है? धन का। आप लोगों को बताया गया कि ये धन त्रिकोण है ना। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव धन त्रिकोण है। तो छठे भाव का स्वामी एकादश भाव का भी स्वामी है, ये 6-11 बन गया, ये धन का लाभ देता है, नौकरी का लाभ देता है। छठा भाव नौकरी का भी है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी से लाभ कमाता है ना। लेकिन इसे रोग भी होता है ना। लेकिन रोग किसे होगा भाई? जो व्यक्ति सुबह 9 बजे बैठ जाएगा, शाम के 5-6 बजे तक आराम से एक जगह बैठा रहेगा ना, दिन भर कंप्यूटर में काम करता रहेगा, या फिर कहीं फैक्ट्री में काम करता रहेगा, तो नौकरी उसे करना है और नौकरी से लाभ मिलना है, लेकिन उस नौकरी के साथ साथ कमर दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द, है ना, धुआं नाक में जाएगा, उसका नुकसान, ये सब चीजें होती हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम तो देगा, लेकिन पैसे का भी लाभ खूब देता है। तो इसे आप बुरा भी कर सकते हैं, इसे अच्छा भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति घर पे बैठेगा उसे क्या मिलना है? पैसा तो मिलना नहीं है, लेकिन जो नौकरी करेगा उसे पैसा तो मिलेगा। तो ये योग कारक भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मंगल 8वें में ना बैठे, 12वें में ना बैठे, बस। और कहीं भी बैठ जाए बुरा फल नहीं देगा, अच्छा फल ही देगा, है ना। तो 3, 6, 11 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपको अच्छा फल ही देगा, बुरा फल नहीं देगा। तो मंगल यहाँ पर जो कारक बना, बस वो 8वें और 12वें भाव में ना बैठे, ठीक है।
अब ऐसे ये रोक देगा, कर्जा देगा, तो आज के डेट में जितने नौकरी करने वाले हैं, ठीक है, फ्रिज खरीदा किस्तों पे, कार खरीदा किस्तों पे, मकान खरीदा किस्तों पे, छठा भाव नौकरी का है, तो जितने नौकरी करने वाले हैं सब कर्जे में, है ना। तो जिसका भी संबंध छठे भाव से है वो अपनी दशा अंतर्दशा में कर्जा तो देगा, लेकिन नौकरी के साथ साथ आपको कर्जा भी मिलता है, और कर्जे के साथ टेंशन भी मिलता है ना। कई बार नहीं चुकाएंगे तो गाड़ी उठ भी जाती है। तो एक स्तर तक इसे बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये जो कारक है बुरा फल नहीं है। पुराने जमाने के लिए हम बुरा कर सकते हैं, कोई कर्ज लेना नहीं चाहता था, है ना। आज के टाइम पे कर्जा है तब मकान आपके बनेगा नहीं, मकान बनेगा ही नहीं, क्योंकि मकान ही इतने महंगे महंगे हैं। सैलरी आपकी जो है 50,000 है, मकान आप खरीद रहे हैं 50 लाख का, तो कर्जा लिया आपने, मकान बन गया, तो वो आप उसे बुरा कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से योग कारक है। वैदिक ज्योतिषी जो कहा, पराशर जी ने कहा, उसे क्या कहा उन्होंने, योग कारक नहीं कहा है, ठीक है। क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो ऋण का भाव है, नौकरी का भाव है, नौकरी करना कभी अच्छा नहीं माना जाता था पुराने टाइम पे, तो उन्होंने इसे योग कारक नहीं कहा है। रोग भी मिलता है नौकरी करने वालों को, दुत्कार मिलती है ना, नौकरी करने वालों को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो सीईओ हो, कोई भी हो, उसे मालिक के सामने क्या मिलती है, खड़े रहने की इज्जत मिलती है, खड़े रहो। और जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो, कॉपी पेन लो, नोट करो, और जो आपको काम दिया गया काम करो, ठीक है। तो जिल्लत भी मिलती है, लेकिन पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है, जितनी जिल्लत उतना ही पैसा। तो ये योग कारक इसे हम कहेंगे। आज के टाइम पे तो योग कारक है, पुराने टाइम पे योग कारक नहीं था। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु सप्तमे से यहाँ पर है, और बुध मिथुन लग्न के लिए गुरु अगर, हाँ, गुरु जो यहाँ पर सप्तमेश है और दशमेश है, ठीक है। तो दो राशियों का स्वामी, दो केंद्र का स्वामी, क्या हुआ, नौमेश नहीं, सप्तमेश और दशमेश, दो केंद्रों का स्वामी हमेशा बुरा फल देता है। क्या कहते हैं वैदिक ज्योतिष में, कि दो केंद्रों का स्वामी हमेशा बुरा फल देता है, लेकिन कब, जब वो बुरे भाव में बैठा हो, जिससे तीसरे में बैठ गया, है ना, तीसरे में बैठ जाएगा तभी बुरा फल देगा, अन्यथा बुरा फल नहीं देगा। अष्टम में बैठेगा तो फिर वो नौकरी कराएगा, मेहनत करवाएगा, है ना। अष्टम में बैठ गया तो फिर वही एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, इन सब रिलेटेड से जो है आपको प्रोफेशन देगा, है ना। लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है। मिथुन लग्न का गुरु अगर अष्टम में बैठ गया, और कहां बैठ गया, छठे में बैठ गया, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। ये बहुत पते की बात है, इसे नोट कर लीजिएगा, कि जब मिथुन लग्न का गुरु छठे में बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो गई। आप एक नजर में दिखा आपको कि मिथुन लग्न है, गुरु छठे में बैठा है, गुरु आठवें में बैठा है, आप अगर वो सप्तम में भी बैठ गया, कहां बैठ गया, सप्तम में। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु दो केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में हो तो बुरा फल नहीं देता, है ना। लेकिन वो बुरा फल कब देगा, ध्यान रखिएगा, अगर वो 1 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, या फिर वो 28 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो, तो फिर क्या कहते हैं उसे वृद्ध हुआ, है ना। वैदिक ज्योतिष का नियम क्या है, वो वृद्ध हुआ या बालक हुआ, 5 डिग्री तक बालक माना जाता है, 6 डिग्री तक, और 24 डिग्री के ऊपर जो है उसे वृद्ध माना जाता है। तो अगर सप्तम भाव में भी वो 6 डिग्री तक है, 24 डिग्री से ज्यादा है, तो वो बुरा फल देगा। वो कहते थे कि ये फल देने में असमर्थ है ना, लेकिन प्लेनेट है, फल तो देगा जब उसकी दशा आएगी, तो किस भाव का फल देगा। वहां ये कहा गया कि फल देने में असमर्थ है, क्योंकि ये बालक है, वृद्ध अवस्था में है, फल देने में असमर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सप्तम भाव में बैठा है, वो चला जाएगा छठे भाव में, अगर वो 5 डिग्री से कम है, अगर वो 24 से जाता है, 25 से जाता है, तो ये कहाँ पे आ सकता है, अष्टम में भी आ सकता है,
वो लग्न के आधार पर निर्भर करता है, लग्न किस डिग्री का है, कितने डिग्री का है ना। तो फिर वो बुरा हो जाएगा। अगर वो 29 डिग्री का होकर लग्न सप्तम में ही रुक गया तब अच्छा हो गया, तब बुरा फल नहीं देगा, है ना। तो बस ये ध्यान रखना है, वो जब छठे और आठवें का फल देने लगेगा गुरु, तब आपके लिए बुरा हो जाएगा, अन्यथा बुरा फल नहीं देगा। ठीक है, तो 3 एक सेकंड 6 गुरुदेव, मैंने पूछना था। 8। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे आपने बोला कि सप्तम में जो है वो बुरा फल देगा, सप्तम का मालिक खुद गुरु है इस समय। और गुरु जो है, आप करें 1 डिग्री हो या 28 डिग्री हो, वो कम होगा। अगर उसको वहां पर पोखराज पहना दिया जाए तो उसकी मैरिज लाइफ जो होगी वो स्ट्रॉन्ग, वो अच्छी नहीं बन जाएगी उससे? नहीं, कारण क्या है, मैं फिर कहता हूँ, आपने चलित कुंडली पढ़ी है वैदिक ज्योतिष की? जी जी हाँ। आपने देखा कि भाव चेंज हो जाता है प्लेनेट का चलित चार्ट में, जी। जब हाँ जी, 28 हाँ, डिग्री हाँ। का होता है, जब 1 डिग्री का होता है तो हाँ जी, हाँ, होता हाँ, है, हो जाता है ना। तो चलित चार्ट के हाँ हिसाब जी। से फल देता है प्लेनेट। वैदिक ज्योतिष साफ साफ कहा गया है कि प्लेनेट चलित चार्ट के अनुसार फल देता है। हमेशा चलित चार्ट और लग्न कुंडली को देख के फल का विवेचन करना चाहिए। ठीक है, तो फल तो दे रहा है वो छठे भाव का, आप वो बुरा फल दे रहा है, आप उसे अंगूठी और पहना दो, और ज्यादा रोगी बना देगा आपको। नहीं, वो डाइवोर्स। स्वग्रही भी तो है साथ में। हाँ, स्वग्रही भी तो तो है साथ में, अपने अपने घर का भी तो है। देखिए वो क्या हो रहा है, आप उसे स्वग्रही समझ रहे हैं, लेकिन वो जी प्लेनेट हाँ। धरती पे बैठने वाले लोगों को वहां से रेज निकलती है, प्लेनेट की रेज होती है। तो जिस दिशा में बैठा हुआ, जिस पोजीशन में बैठा हुआ, चलित कुंडली बताता है एक्चुअल पोजीशन क्या है उसकी। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन क्या है हमारे ऊपर, हम जिस एरिया में बैठे, जिस डिग्री पे हमारा लग्न में जन्म हुआ, उस डिग्री के हिसाब से गुरु जहां पे बैठा हुआ है उसकी पोजीशन सप्तम में ही आ रही है कि अष्टम में आ रही है। तो चलित कुंडली बताती है कि उसकी पोजीशन अष्टम में आ रही है, और वो फल एक्चुअल में अष्टम भाव का देगा, ना कि सप्तम का देगा। आप उसे स्वग्रही मान रहे हैं, लेकिन स्वग्रही है ही नहीं वो, है ना। तो चलित कुंडली में अगर वो भाव चेंज कर लिया तो आप उसके रत्न नहीं पहना सकते। अगर उसने भाव चेंज नहीं किया है, सप्तम में ये, तो आप पहना सकते हैं। ठीक। ठीक है, बस यही ध्यान रखना, चलित कुंडली का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो सर 50-50 होंगे कि बिल्कुल, अगर 8वें लग्न कुंडली में 7वें घर में है और चरित कुंडली में 8वें घर में आ गए, तो सर 8वें घर का ही देगा या दोनों का मिक्स रिजल्ट देगा? वो 8वें फल का देगा, 8वें फल का देगा। देखिए अब सिस्टम समझाता हूं मैं आपको, आपको तो ज्यादा पता होगा, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा। देखिए, अब गुरु कहाँ बैठ गया, कहाँ का स्वामी है, दसम का स्वामी है। मिथुन लग्न है, गुरु कहाँ का स्वामी है, दसम का स्वामी है। और कहाँ का स्वामी, सप्तम का स्वामी है। ठीक है, और कहाँ बैठ गया, छठे, छठे में बैठ गया। मतलब चलित कुंडली में 1 डिग्री का होने के बाद सप्तम में ही बैठा, लेकिन 1 डिग्री का होने के बाद वो आ गया छठे भाव में आ गया। ठीक है, या 29 डिग्री का होने के बाद से आ गया अष्टम में आ गया। तो फल किस भाव का देगा वो, 7, 8, 10 यही देगा, या फिर 6, 7, 10। अगर वो छठे में आ गया तो 6, 7, 10 का फल देगा। अब 6, 10 क्या होता है, डाइवोर्स का कारक माना जाता है, लेकिन जॉब के लिए अच्छा माना जाता है। तो जॉब के लिए तो अच्छा फल देगा, व्यापार के लिए अच्छा देगा, ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ खराब कर देगा। आप जॉब में प्रमोट होते जाएंगे, आप मैनेजर बन गए, सीनियर मैनेजर, जूनियर और आप जीएम बन गए। जो जो आप असिस्टेंट में ज्वाइन किए थे बीकॉम करते हुए, आपने बाद में एमबीए कर लिया, कुछ और कर लिया, प्रमोट होते गए, है ना। आपकी बातों को, आपके कर वर्क को, आपके मेहनत को, आप नौकरी इस हिसाब से कर रहा है कि मालिक आपको प्रमोट करता जा रहा है। तो आप भी 9 से लेके 6 बजे तक काम करते थे, तो 9 से 7 काम करते थे, फिर कहता भैया तुम प्रमोट हो गए, तुम मैनेजर हो गए, तुम कल कौन सा काम कर रहा है, तुम एक बार समझ लो, मुझे समझा दो, कल आके कौन सा काम कराओगे, फिर जाना है। अब मालिक के पास पहुंचे, मालिक किसी और काम में मीटिंग है, रात को 10 बजे तक बैठे हुए हैं, 11 बज गए। ठीक है, अब एक दिन का तो है नहीं, रोज का काम है। आज ये मीटिंग है, कल वो मीटिंग है, परसों जो है विदेशी के साथ मीटिंग, परसों जो है चेन्नई वाले के साथ मीटिंग है। तो अब रोज 11 बजे तक आप बैठे हो मालिक के सामने। मालिक भाई अपनी कंपनी है ना, उसका लाइफ तो खराब ही है, आपका भी लाइफ खराब करेगा वो। और फिर घर पे जब आओगे तो फिर स्वागत होगा आपका, 1-2 दिन तो झेल लिया जाएगा, और कब तक झेला जाएगा, तो मैरिड लाइफ में समस्या शुरू हो जाएगी। तो वहां पर क्या होता है, सप्तम का स्वामी छठे में आ गया तो मैरिड लाइफ के लिए खराब हो जाएगा, और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन यही सप्तमेश अष्टम में आ गया
ठीक है, और दसम, तो अष्टम में आ गया, तो फिर क्या हुआ, आप का ध्यान जो है, आपका मन जो है कहाँ लग गया, गुप्त चीजों में लग गया, आप रिसर्च में लग गए, है ना। तो आप जो है, आपका कोई दोस्त है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है या कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, तो आप जो है कुछ कुछ काम तो सीखने लगे, वहां भी मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो किसी न किसी कारण से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है आपका सप्तमेश होने के कारण। तो मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब होगी क्योंकि सप्तमेश है यहाँ पे, ठीक है। तो गुरु यहाँ पर बाद में तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं जो मैंने बताया? जी समझ गया सर। आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए है तो बेसिक, है ना, है बेसिक, लेकिन अगर हम ध्यान से अगर नहीं देखेंगे कि प्लेनेट कौन से भाव में बैठा है, कितने डिग्री का बैठा हुआ है, जब हम केपी ज्योतिष पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, है ना, क्योंकि ये चार्ट बन के ही उसी हिसाब से आता है ना, कि किस भाव में चलित में बैठा उस हिसाब से यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। लेकिन वैदिक ज्योतिष का एक नियम है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर लग्न कुंडली देख कर भी हम समझा सकते हैं कि वो 1 डिग्री का है तो अपने आप वो छठे में आ गया, या 29 का है तो अपने आप अष्टम में आ गया, वो बुरा हो गया, है ना। सप्तम का फल नहीं देगा, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं बनाएगा, और वो बुरा फल देगा, मैरिड लाइफ को खराब करेगा, ठीक है, गुरुजी एक शादी। प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शनि, गुरुजी एक प्रश्न है, गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ, अपने जब बताते हैं कि गुरु अपना जब छठे भाव में आता है तो वो नुकसान देता है, पर यदि बाल अवस्था में 1 से, तो उसको पंचम भाव में गिने? अगर वो छठे भाव में आ गया 1 हाँ, डिग्री का, हाँ, 1 डिग्री का, हाँ, तो तो उसको पंचम भाव में गिने फिर? तो पंचम में आ जाएगा और आपकी प्रेम लव मैरिज करा देगा। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो हाँ पंचम जी, में आ हाँ जाएगा। इसको लग्न से कैसे देखेंगे? लग्न कितनी डिग्री का, उसके हिसाब से कैसे देखेंगे कि ये देखिए उसी हिसाब सप्तम से में जाएगा या अष्टम में जाएगा? देखिए वो तो आपका कुंडली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, अपने आप बना के दे देता है, आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। वो तो चलित कुंडली दिखा देता है कि भाई ये पंचम में आ गया या छठे में आ गया। जैसे मान लीजिए ये भाव चलित कुंडली है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मंगल बैठा दसम में, यहाँ पे 11 में बैठा है, ठीक है, 11 में बैठा लग्न कुंडली में, भाव चलित में दसम में आ गया। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो अपने आप यहाँ पर बन के आ गया है। यहाँ पे देखिए लगन जो है यहाँ पे 4 डिग्री का है ना, 4 डिग्री, चूंकि हम ये भाव को घुमा रहे हैं बार बार, तो इसको थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन लग्न के हिसाब से ये चेंज हो जा रहा है, क्योंकि 4 डिग्री का यहाँ पे लगन है, और मंगल जो है कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का है, इसलिए भाव ये चेंज हो गया। तो इसका एक सिस्टम होता है, कितने डिग्री पे होता है तो भाव चेंज हो जाता है ना। तो लेकिन हमें उसमें ज्यादा दिमाग लगा के, हमें चार्ट दिख रहा है सामने, है ना, जब चार्ट दिख रहा है तो हमें प्रिडिक्शन देना है, और हमारी पद्धति में तो बहुत ज्यादा आसान है, ये चार्ट सामने बन के आ जाता है ना, ये दिखाई देता है कि छठे का फल दे रहा है या अष्टम का फल दे रहा है ना। तो जब वो 5, 7, 8, जैसे उन्होंने पूछा छठे में 1 डिग्री का है तो क्या दिखाएगा हमें, 5, 7 दिखाएगा, तो वो लव मैरिज दिखाएगा। और कहाँ मिलेगी वो लव मैरिज कहाँ पे होगा, दसम का भी स्वामी है गुरु, वर्किंग प्लेस पे लव मैरिज लव होगा, कहाँ होगा, वर्किंग प्लेस पे होगा, क्योंकि सप्तमेश पंचम में चला गया, दसमेश पंचम में चला गया, वर्किंग प्लेस पे लव होगा और शादी होगी, ठीक है। और अधिकतर शादी वो कोर्ट में हो सकता है, वर्किंग प्लेस पे लव होगा और शादी कोर्ट में होगी, क्योंकि दसम भाव कोर्ट का होता है ना। चलिए अब हम बात करते शनि। एक क्वेश्चन प्लीज सर, मैंने अभी परसों एक कुंडली देखी थी, उसका पंचमेश भी लग्न में था, सप्तमेश भी लग्न में था। तो वैसे तो हम देखते हैं पंचमेश और सप्तमेश का इनडायरेक्ट में बन रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, संबंध लव बन रहा है। मैरिज, हाँ, लव ये तो मैरिज, ये लव मैरिज होगी ना सर? हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा, और सर इसका शुक्र और जुपिटर इस लड़की का लग्न में बैठा हुआ था, स्कॉर्पियो राशि थी, और सर मेरे को लगा था ये लड़की सुंदर होगी, बट सर फिर मैंने फोटो देखी तो वो सुंदर नहीं थी, और ऐसी लड़कियां लंबी होती हैं, ठीक है, लंबी लंबी भी नहीं होती थी हैं। सर, लंबी भी नहीं थी, और मेरा प्रिडिक्शन सर ये वाला फेल हो गया, बाकी सारे प्रिडिक्शन सही थे। और 6, 7, 8, 12 केपी में दे रहा था वीनस में, ठीक है, तब मेरे को अच्छा, समझ आया कि लड़की ये सुंदर क्यों नहीं थी। लग्न में तो शुक्र और जुपिटर दोनों लग्न में बैठे हुए थे, मुझे लगा था सुंदर हो, लेकिन हाँ केपी में जब देखा 6, 7, 8, 12, तो 6, 8, 12 जब नंबर आ गए सर,
तो दैट मींस कि उसकी इतनी मतलब सुंदर नहीं होगी। हाँ, भी आ तो गया ना वो। हाँ, तो कई जगह पे काम आता है, हमारा केपी चार्ट काम आता है, लेकिन वैदिक Yes. ज्योतिष इसीलिए मैंने कहा ना, ये क्या चीज है, एक बेसिक है ना, बेसिक हाँ चीज है। कुछ चीजें बता देती है, लेकिन जब हम नक्षत्र स्तर पे ध्यान देंगे, उप नक्षत्र पे ध्यान देंगे, तब हमें क्लियर होता है कि हाँ एक्चुअल पोजीशन क्या होगा, है ना। मोटा मोटी हम अंदाजा लगा लेते हैं लग्न कुंडली से, है ना। Okay. तो चलिए अच्छा, चार्ट से आपने सर ये जो कुंडली आपके सामने है, इसमें सर ऊपर देखो 11वें भाव में मंगल और यहाँ पर 10वें भाव में भाव चलित में। तो सर आप प्रिडिक्शन जो करते, हम जो मेनली करते हैं, जो आप हमें सिखाते भी हैं, तो हम तो लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन देते हैं। तो भाव चलित तो हम कभी देखते ही नहीं, बहुत बहुत रेयर देखते हैं। तो फिर आप सर इसको मंगल के हिसाब, मतलब कौन से हिसाब से प्रिडिक्शन करोगे सर? यहाँ पर फिर सर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए समझिए, हम भावचलित कुंडली नहीं देखते ना, लेकिन नहीं। भावचलित कुंडली का जो निचोड़ है वो क्या है, हमारा नक्षत्र चार्ट है, ये दिखा है ना। यहाँ पे मंगल देखिए क्या दिखा रहा है, मंगल 6, 10, 11। मंगल किसका स्वामी है, छठे का स्वामी है, दसम भाव में। दसम भाव केपी चार्ट में कहा है, भावचलित चार्ट में दसम भाव में बैठा है, और 11वें का मालिक क्या बना, 6, 10, 11। यहाँ पे मंगल क्या है, 6, 10, 11 है। तो हमें भावचलित चार्ट को देखने की जरूरत क्या है, बताइए। पहले चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है ना, पर क्योंकि सर हमें कई बार जैसे ना सन हुआ सर 8 में हुआ, ठीक है, हमने बोल दिया कि तुम्हारी बाप से नहीं बनती, ठीक है और लेकिन वो केपी में 9वें भाव में चला गया, तो वो कहते नहीं कि मेरे तो पापा से बहुत बनती है, सन मरकरी 9th में है और वहां पर 8 में होता है। सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए थोड़ा सा, देखिए हमारा आईक्यू लेवल तो बढ़ा के चल रहा है, हमें एक नजर तो नक्षत्र चार्ट पे, एक लग्न कुंडली पे देखना ही पड़ेगा, दोनों को हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। पर सर कितना सही मानूं मैं, मतलब ये बताओ, मुझे तो ऐसे मामलों में सर केपी ज्यादा एक्यूरेट लगा। मैंने नहीं, एक्यूरेसी तो है ही है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आपको चलित चार्ट नहीं देखना है, क्योंकि चलित चार्ट का निचोड़ हम यहाँ पे ले आते हैं नक्षत्र चार्ट में, ठीक है। तो हमें यही देखना है, और लग्न कुंडली देखनी है। दोनों को थोड़ा सा अनुभव तो जरूरत चाहिए। और अगर आप लग्न कुंडली नहीं भी देखती हैं, इसको देख के प्रिडिक्शन दे देती, तो भी 60-70% सही हो जाता है, लग्न कुंडली देखे बिना, है ना। दशा देखा, नक्षत्र चार्ट देखा, प्रिडिक्शन दिया, सही हो गया। 10-20% गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार भाव चेंज हो जाते हैं, कई बार दृष्टियां होती, प्लेनेट की दृष्टियां होती हैं, उसको हमें ध्यान में देना पड़ता है। जैसे आपने विदेश यात्रा पूछा, प्रॉपर्टी सेल परचेज प्रॉपर्टी पूछी, तो जब आप चर्चा करेंगे अगली क्लास में, तो बताऊंगा आपको कि कई बार दृष्टियों से भी सेल प्रॉपर्टी जो आती है। आपको मैंने कारक बताया, कल कारक बताया था, कल वाले वीडियो में, क्लास में। तो जिस भाव का कारक है उसका फल जरूर मिलता है। चतुर्थ में चंद्रमा है, बुध है, तो अपनी दशांतर दशा में प्रॉपर्टी दिलवाता है। मंगल, शनि नेचुरल कारक माने जाते हैं प्रॉपर्टी के, तो जब उनकी दशांतर दशा आती है, तो कहीं न कहीं जमीन प्रॉपर्टी की बात चलती है, होता है ना। तो कुछ कारक होते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो शनि चलिए यहाँ पे हो गया अष्टम और नवमेश होने के बाद साथ साथ ये हमारा योग कारक है, और बुरा फल नहीं मिलेगा, योग कारक। एक दुर्भाग्य, एक भाग्य, बात बैलेंस बराबर रहता है। और मंगल ठीक हो गया, बता ही दिया आपको, गुरु का बता दिया, शुक्र का बता दिया। तो लगभग ये जो है कंप्लीट हो गया। और अभी चूंकि ये बड़ा विस्तार है ना, देखिए टाइम तो लग रहा है ना, और 10 बज गया, 10 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। गुरुदेव कोई केपी की बुक है आपके पास? केपी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है? देखिए के पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन मैंने सबको दिया, हर क्लास में दिया है। पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स में जरूर दूंगा, जो नियम बताऊंगा उसके नोट्स दे दूंगा, उसके पीडीएफ बना के दे दूंगा, पीडीएफ निकाल के रख लीजिए, बस उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा मत समझिए। और बाकी आपको चार्ट को प्रिडिक्शन कैसे करना है, ऐसे ही चार्ट लेकर के प्रिडिक्शन बताया जाएगा, बार बार हर क्लास में चार्ट लिया जाएगा, प्रिडिक्शन बताया जाएगा, फिर आप ऐसे ही सीख जाएंगे। किताबों में पढ़ेंगे तो वो किताबों में बहुत सारी चीजें, मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हैं, अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। किताबें मार्केट में जितनी मिलेंगी, ज्योतिष एक जैसी मिलती हैं, केपी पथक जितनी भी किताबें, सब रिसर्च हुई है, और वो अपना अपना रिसर्च डाले हुए हैं, वो बहुत कंफ्यूजन देते हैं। मतलब जो भास्करन जी है, कृष्णमूर्ति जी के बेटे हैं, उन्होंने अपना एक अलग सिस्टम निकाल दिया। जिन्होंने रचयिता जी दिखा के पद्धत, उनके बेटे भास्करन जी हैं, वो भी पढ़ाते हैं, एक लाख में फीस लेकर के। उन्होंने अपना भास्करन पद्धत निकाल दिया, है ना। और वो क्या कहते हैं, कहते हैं भाई पहला भाव मतलब जैसे समझिए कि ये
ये पहला भाव है, तो इसका स्वामी ये है, उसके जो है नक्षत्र में ये है, इसका नक्षत्र जो है इसके नक्षत्र को देखिए ना, बहुत कंफ्यूजन देते हैं। आप समझिए क्या है, ये जो हमारा सब लॉर्ड है उप नक्षत्र स्वामी है, ये 4 मिनट में चेंज हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा जो टाइम 10:10 पे है तो गारंटेड 10:10 पे है, वो 10:05 भी हो सकता है, 10:15 भी हो सकता है। तो जब टाइम ही, क्योंकि डॉक्टर नर्स ही टाइम लिखते हैं, कई बार वो बच्चा हो गया 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद टाइम याद आया तो लमसम टाइम डाल दिया जाता है। तो जब टाइम ही गलत नहीं है तो सिस्टम को जब हम चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो जितने भी केपी पद्धति के रूल है वो प्रश्न कुंडली पे लागू होते हैं, है ना, लग्न कुंडली पे लागू नहीं होते। और उन्होंने सब लग्न कुंडली पे लागू कर दिया, सब गलत हो जाएगा, तो कंफ्यूजन बहुत होगा वहां पे। तो एक सिस्टम को आप समझिए, एक बार आपने प्रिडिक्शन करना सीख गए, मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, प्रोफेशन का, एकदम सिंपल है, सेल्फ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का, हेल्थ का। उसके बाद से आपको जो केपी पद्धति का जो पीडीएफ है वो मैं दे दूंगा 6 या 7 महीने बाद। फिर आप उसको समझिए, जब प्रश्न कुंडली पर हम चर्चा करेंगे तब उसको आप पढ़ेंगे। और मैं भी बताऊं, जो मैं बता रहा हूँ वही उसमें भी लिखा हुआ है, और उसमें बहुत गहराई से लिखा रहता है, या कह सकते हैं कंफ्यूज वाली चीज में समझ नहीं आता किसी को, अभी तक तो किसी को समझ नहीं आया, मैंने सबको दिया। तो सबसे अच्छा है कि जो बताऊं उसको पीडीएफ बना लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। जैसे अभी डॉक्टर साहब होंगे क्लास में, कल आए थे, कल नहीं पर हाँ कल ही आए थे, तो डेंटिस्ट हैं, इनके बहुत सारे भारत में अपने ऑफिस भी हैं। और उसके बाद भी समझिए कितने व्यस्त हैं, बंगलौर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, और हर क्लास में उपस्थित रहते हैं। आज क्लास में भी है, मतलब आज की क्लास उनकी नहीं है, फिर भी मैंने शायद देखा थे। तो उसके बाद भी उन्होंने नोट्स हाथ से बनाया है, लिख लिख के, कॉपी 2-2 रजिस्टर लेके आए थे, लिख के बनाए हैं। तो इतने व्यस्त होने के बाद भी जो चीज समझते हैं उसको नोट्स बना लेते हैं। और कभी मौका मिला तो फोन कर लीजिए, या कभी मौका मिले तो हमारे पास आ जाइए, है ना, समझा देंगे। और 1-2 घंटा में पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पूरी तरह क्लास की है 2 घंटा आप टाइम देंगे, कहीं कहीं कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, है ना। तो नोट्स बनाने से क्या होगा कि किताब में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं किताब किसी को नहीं देता, है ना। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ दे दूंगा, ये चीजें हैं, मैरिज का ये है, नो मैरिज का ये है, चाइल्ड बर्थ का ये है, नो चाइल्ड का ये है, विदेश यात्रा का ये है। और एक एक पेज का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 1-2 पेज 3 पेज का, उसको पीडीएफ निकाल के ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। बीच बीच में कोई स्पेशल फार्मूला कोई निकलता है रिसर्च से तो वो आपको बता दूंगा, आप नोट कर लीजिए, और वही आपकी लाइफ में काम आएगा। किताबों की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक मतलब आपकी किताब खुद तैयार हो जाती है 9 महीने बाद, मोटी सी, 1 साल, मतलब एक वो उसकी किताब छपवा सकते हैं आप ना। तो वो वही काम आएगा। किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो सब प्रश्न कुंडली पे लागू होता है। और नए नए तरीके से रिसर्च लोग किए हैं, कुछ अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो हम किताब देंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, किताब छापे है, कोई मथुरा का कोई है, किताब मंगाया, मैं 1-2 पेज पढ़ा, वो मुझे ही कंफ्यूजन, वो कहीं लागू नहीं होता किसी भी चार्ट पे। तो किताब पढ़ना और उसे फार्मूला, उस फार्मूले को किसी चार्ट पे लागू कराना, जब लागू नहीं होता उस किताब क्या है, रद्दी है, कूड़ा है, उस किताब का क्या काम है ना। आपको किताब दे दो, आप पढ़ेंगे, आप जो इस पे लागू करेंगे चार्ट पे तो लागू नहीं होगा। तो जो लागू नहीं होगा तो उस किताब किसी काम का नहीं है ना। वो सिर्फ बेचने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए किताब लिखा जाता है। प्रश्न कुंडली पे लागू हो जाता है वो, है ना। तो जब प्रश्न कुंडली पे आएगी तो किताब दे देंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। गुरुदेव वृषभ लग्न की कुंडली में बुध, सूर्य और शुक्र छठे घर में बैठे हुए हैं, और अभी उसकी बुध की महादशा भी चल छठे घर में। नहीं, किसकी कौन सा लग्न? गुरुदेव वो वृषभ लग्न में है, वृषभ लग्न में दूसरे, है ना, दूसरा वाला, उसमें बुध देव, शुक्र और सूर्य ये छठे घर में बैठे हुए हैं, और अभी बुध देव की दशा भी चल रही है। तो ऐसे में उनको मतलब पन्ना पहना सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। बाकी चार्ट में क्या होता है, किसके नक्षत्र में आया ना, वो आप एक बार दोबारा बताइए। वृषभ लग्न की कुंडली है, गुरुदेव जी, वृषभ लग्न की कुंडली में बुध, सूर्य और शुक्र छठे घर में है, छठे घर में, ठीक है। तो उसको और अभी बुध की बुध की महादशा चल रही है। नहीं, उसको जो है पेट संबंधी रोग होगा उसको। बस ये है कि स्टूडेंट अगर है, ठीक है,
बस उसको ध्यान दीजिएगा, जब भी रत्न पहनाइएगा कभी भी आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, मैदे वाली चीज नहीं खाना है, नहीं तो इंस्टेंट समझ प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, व्यापार बुध के लिए कारक, ठीक। बुध कारक किस चीज का है? बुध कारक होता है स्किन का और नसों का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, है ना। नाक कान गला, हाँ, नाक कान गला, है ना, वहां भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान हमें रखना है। बाकी अनसर्टेन गेन का कारक है, धन भाव कारक है, व्यापार के लिए ठीक है, बुरा नहीं है, व्यापार के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा, पैसा देगा ये। ओके, गुरुदेव बुध जो है, गुरुदेव वो बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में है और राहु 9वें घर में है। ठीक है, बुध के रत्न पहन सकते हैं। ओके, धन्यवाद। क्योंकि वहां पे 6, 9, 10 एक्टिव हो गया ना, और दूसरा भाव भी एक्टिव है, तो वो 2, 6, 10 एक्टिव, 2, 6, 10 पैसा देता है, अच्छा हो गया वहां पे। गुरुदेव एक लास्ट मेरा हो रहा है। गुरुदेव उस जातक ने वो रत्न पहना था, लेकिन गुरुदेव उसके मतलब दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी रत्न पहनने के बाद। हाँ, तो रोग तो अभी देगा उसने, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रोग देगा वो, बुध दांतों का भी कारक है ना, तो रोग तो देगा वो, लेकिन पैसा देगा। ओके, हाँ, पैसा देगा। अब चूंकि रोग भाव का, तो रोग भाव अभी में क्या उस बैठेगा, जातक ने खोल दिए थे 10 दिन पहले, वो मेरे पास आया था, तो अभी उसको क्या करे, वापस को बोले उसको पहनने के देखिए लिए। मैंने आपको क्या कहा, उसे फास्ट फूड नहीं खाना, ठीक है, रात को ब्रश करके सोना है, मैदे वाली चीज नहीं खाना, मतलब जो रोग हो सकता है उससे बचाव के लिए आपको सलाह दे देनी है, रत्न पहना देना है। अगर वो सलाह मान जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रोग नहीं होगा उसे। नहीं मानता है, चूंकि ऐसे लोग इतना पैसा कमाने लगते हैं, रात को 11 बजे तो ब्रश नहीं करेंगे, जहां बैठे हुए रास्ते में चल रहे हैं, भूख लगी तो गुरु जी नमस्कार। गुरु जी अगली क्लास सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगली क्लास कब होगी गुरु जी? गुरु जी अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास शुक्रवार को होगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक नमस्कार। है, तो अभी तक जो भी आया उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने पूरा प्रयास किया कि अच्छे से उदाहरण देके समझाया जाए, है ना। नहीं, बहुत अच्छा है, जो है मैंने तरीका बहुत अच्छा है और समझ में आ रहा है। जो लोग ध्यान दे रहे हैं ये उनको समझ में आना चाहिए और बहुत ही अच्छे हिसाब में अपने जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी, आपसे बात कब कर सकते हैं? क्या समय पे फोन कर सकते हैं आपसे? कोई भी टाइम नहीं है, जब आपको मर्जी हो फोन कर लिया। अगर मैंने फोन उठा लिया तो बात हो गई। बाकी मैं दिन में कभी भी 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद ना, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा क्योंकि मुझे आपसे एक कुंडली प्रिडिक्शन करवानी है, तो उसके लिए आप मुझे फोन पे बता दीजिएगा बात करके कि क्या फीस और किस तरह से करेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है, कल बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं और कल जो है क्लास आप लोग वीडियो दे दूंगा, कल देख लीजिएगा दोबारा अगर मन होगा तो। बाकी जो नए लोग हैं वो तो देखेंगे। नहीं, एक रिवीजन जो आपका वीडियो आता है जो अपने क्लास में करके रहते हैं, फिर बाद में उसको एकांत में जब उसको सुनते हैं तो मैंने काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है नमस्कार। गुड नाइट सर, कल की वीडियो नहीं आई। गुड नाइट गुड नाइट, प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर।